एक कमेंट प्राप्त हुआ यूट्यूब पर कि गली मोहल्ले के कुकुरमुत्ते से लेकर के और आसमान के ऊंचाई तक छूने वाले सभी इंस्टीट्यूट और उनके मेंबर्स अपने नाम के आगे सर लगाते। तो भले उसने घृणा भाव से कहा हो या भले उसने क्रांतिकारी भाव से कहा हो, बट सीख लेते हुए मैं या कोई भी, चूंकि मैं अपने नाम के खुद के आगे सर नहीं लगाता था, लेकिन टीम मेंबर सम्मान में कि स्टूडेंट का सम्मान, उनका सम्मान सर लगा देते थे। वैसे भी शिक्षक भारत में और डॉक्टर ओवर हाइप्ड कैटेगरी में आते हैं। तो शिक्षक को भगवान का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन भगवान से बड़ा वाला दर्जा मिला। डॉक्टर को सिर्फ भगवान का दर्जा मिला है, शिक्षक तो गुरु बलिहारी गुरु आपने गोविंद देव बताओ टाइप का हो गया। तो सीएस रहे हैं, आगे से कोई सर्वर नहीं लगेगा। मेरी टीम मेंबर से गुजारिश है कि सर लगा करके किसी भी प्रकार का पोस्टर बैनर ना लगाएं। तो एक तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा ऐसे ही मुद्दा शुरू करें। GS1 में आपने देखा होगा, श्रेय और मैं और आप सब ने मिल करके 2024 का GS1 डिस्कस किया था। अब शेड्यूल बन के रेडी है सब कुछ। और तो कोई पूछेगा कि मास्टर ये मिल करके सब PYQ क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो जो शेड्यूल बनाया ना भाई, शेड्यूल में टॉपिक तो GS6 से शुरू हो रहा है, यहाँ से 1 नवंबर से। पर उसके पहले रोज हम क्यों बैठक करते हैं? बैठक इसलिए करते हैं कि आधी से ज़्यादा जनता, और कई बार क्वालिफाई भी कुछ लोगों का हो जाता है, और बहुत प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, और सिलेबस में इंटरलिंकेज नहीं समझता, क्योंकि क्वालिफाई हो गया, कुछ पेपर्स में बहुत अच्छे आ गए, हिंदी आ गया, निबंध आ गया, तो इसका मतलब वो सर्वज्ञानी नहीं हो जाता। तो पहले सोचा ओरिएंटेशन सेशन तो हो गया था, मेंस पढ़ना क्यों जरूरी, हमारे सब सितारे इकट्ठे हुए थे वहाँ पे। GS1 पे डिस्कशन हो गया, निबंध पे न्यू विमेन वाला टॉपिक लाइव सेक्शन में पढ़ा यूट्यूब के, वो डिस्कस हो गया। आज GS2 है। GS2 2024 में जो पेपर आया है, कुल सवाल आया 20 तो संभव नहीं है 2 घंटे में डिस्कस करना, 1.5-2 घंटे में। तो उसमें से जो एनालिटिकल प्रश्न है जो आपको परेशान करते हैं, अब किसी ने पूछ लिया कि भाई बताओ उत्तर प्रदेश की विधायी व्यवस्था के बारे में, तो या मान लो कि अटॉर्नी जनरल पे कुछ सवाल पूछ लिया, तो बेसिक सवाल उस पर क्या चर्चा करना। लेकिन जो एनालिटिकल प्रश्न है, जहाँ पे थोड़ी सी यूँ कह लो कि थोड़ा एनालिसिस का झुरमुट है, जिसको तोड़ना है, जिसको लांघना है, साफ साफ नहीं दिखाई देता है, उस पर हम चर्चा करेंगे GS2 में, और बताएंगे किस तरह से आप प्रश्नों को अटेम्प्ट कर सकते थे, क्यों ऐसा प्रश्न पूछा गया। फिर बाद में 3, 4, 6 इस तरीके से चीज़ें होंगी। तो एक तो ये बात होगी, बाद में फिर प्रॉपर क्लास तो स्टार्ट एक बार हो जाएगा, तो फिर बताने का नाम नहीं लेगा। लेकिन उसके पहले बहुत ही जल्दी हम, जैसे 2024 के लिए शोध श्रृंखला हमने आपको दिया था कि उसमें सिलेबस भी था, और सिलेबस में सवाल कहाँ से पूछा गया। जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में UPPCS के सवाल, UPSC के सवाल ऊपर नीचे, और फिर सवाल क्यों पूछा गया, कहाँ से पूछा गया, हमने वो भी कारण बताया था। और एक्चुअली इससे स्टूडेंट का तो हित सधता ही है कि भाई मान लो सवाल पूछ लिया 2018 में कि समानता के अधिकार के बारे में, तो इसलिए आया क्योंकि नवतेज जौहर वाला केस बहुत चर्चा में था। या मान लो कि कोई दूसरा सवाल उसने पूछ लिया कि राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी, आर्टिकल 21 वाला क्यों पूछा। हडिया वाला केस बहुत चर्चा में था, क्योंकि मैरिजेस का वाइड डिक्लेयर कर दिया था केरला की जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा तुम कौन होते हो, किसी की शादी मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा, हाई कोर्ट टाइप का बात हो गया था वहाँ पे। तो ये सब हमने वहाँ पे लिंक किया था। फिर हमने प्रेडिक्शंस किए थे, और प्रेडिक्शन जब कर रहा था वहाँ पे, हम लोग कर रहे थे, तो लोग कह रहे थे बड़ा ज्योतिषी हो गया है भाई, बड़ा शोध श्रृंखला है। एक ने तो मस्त कमेंट किया था। अच्छा, कमेंट ऐसे कुछ होते हैं ना कि हमारी बिल्कुल झंझावात की तरह होते हैं, पूरा मानसिक तमस मिटा देते हैं, पूरा अंधियारा छट जाता है दिमाग से। तो फिर हमने कहा ठीक है बेटा। फिर आया हमारा बुकलेट में भागीरथ प्लस के दौरान जो पढ़ाया गया था, और बाद में जो हमने टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन डाले थे, उन्हीं का कंपाइलेशन था, और उनका स्रोत था प्रेडिक्शन। श्रेय के साथ GS1 प्रेडिक्शन पूरा हो गया है। और फिर जब क्वेश्चन आया, क्या GS1 2 3 4 5 6, क्या निबंध, हर जगह हिट। क्यों हिट? सीधे सीधे सवाल। GS2 में ही अगर आप देख लेंगे तो सीधे सीधे सवाल। राज्यसभा पे सवाल आना था, अंतर हमने पूछ लिया था, राज्यसभा पे भी पूछ लिया था, वो आया ही। हालांकि वीडियो एक पड़ा हुआ है, क्वेश्चन कहाँ से आया था लाइव सेक्शन में, देख लो आप उसको डिटेल में। हमने SHG के बारे में कहा था आ सकता है, आया। हमने महिला पे पूछा तो उसने गांव पे हालांकि पूछ लिया। इसके अलावा GS6 में तो सीधे सीधे सवाल बहुत सारे हिट हुए हैं। यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म मुझे लगा था आना ही है, उस पर सवाल आया। अब कहोगे ये तो सिलेबस में लिखा हुआ था, तो सिलेबस में तो सब कुछ लिखा है। सकल पदार्थ है जगमाही, कर्म सकल वाला चेहरा वाला नहीं, सकल सब कुछ।
सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नहीं। तो सब कुछ तो है सिलेबस में। इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर के मुझे लग रहा था डिहाइफेनेटेड जो रिलेशन उस पर आएगा। भारत मालदीव पे हमने सेशन कराया था, पूरा प्रॉपर आईआर और एथिक्स उसके एसए के दृष्टिकोण से सीधा सवाल आया। तो इस पर मैंने एक टर्म यूज किया था, पैसेंट डिप्लोमेसी, धैर्यपूर्ण जो कूटनीति थी, कि भाई भारत ने उफ तक नहीं किया, कीचड़ फेंकता रहा, मालदीव बंद में शरण में आ गया। डिजिटल अरेस्ट पे देखो, यहाँ पे आया, हमने डिजिटल अरेस्ट पे सीधा सवाल दिया था, इसके आंसर में थोड़ी इशूज थे, बट डिजिटल अरेस्ट पे सीधा सवाल है ना। तो कहोगे कि मास्टर सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी है आपके सिलेबस में, तो इंटरनल सिक्योरिटी सिलेबस में है तो बाकी लोग क्यों नहीं प्रेडिक्ट कर रहे हैं? हम 60 प्रश्नों में से 12 प्रश्न सीधा फंसा दे रहे हैं 20 में से, तो बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं भाई? हम फूड प्रोसेसिंग को सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से पॉलिसी जा रहे हैं। तो खैर, मैं कहना ये चाह रहा हूँ बाय द वे कि ये जो शोध श्रृंखला है, ये शोध श्रृंखला सिर्फ शोध श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे पाठ्यक्रम का, विषय वस्तु का, पढ़ाने का आधार है। हम पढ़ाते हैं इस शोध श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए, कंटेंट क्रिएट होता है, और फिर बाद में हम जो प्रश्न बनाते हैं आपके टेस्ट के लिए, चाहे अग्नि परीक्षा टेस्ट सीरीज हो, चाहे हमारा भागीरथ का टेस्ट हो, हर जगह इन्हीं पर आधारित होता है, इसलिए क्वेश्चन डायरेक्टली हिट होते हैं। तो इसके लिए करनी पड़ती है 3-4 महीने की जम की मेहनत। बुकलेट सीधे सीधे नहीं मिलता, तो बुकलेट मिलेगा 3 महीने के बाद। उस बुकलेट को 3000 लोगों ने खरीदा था, अदर देन भागीरथ स्टूडेंट। उसकी एफिकेसी इसी से समझ आ सकती है, उसी समय लोगों को लग गया था कि इंपॉर्टेंट है। लेकिन उसके पहले शोध श्रृंखला आपको सभी पेपर्स का मिल जाएगा, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ये पुराना वाला है, नया वाला अपडेट हो रहा है। हमने तय किया कि हम आपको सिलेबस बताएंगे। क्या बताएंगे? सिलेबस और पीवाईक्यू, क्योंकि सिलेबस और पीवाईक्यू के बिना काम तो चलेगा नहीं। सबसे पहले सिलेबस और पीवाईक्यू। तो आज जो सेशन होगा या इसके बाद जो भी सेशन होगा, उसमें हम 2 चीज़ें करेंगे। पहला तो जो शोध श्रृंखला है उसके माध्यम से हम सिलेबस दिखाएंगे। सिलेबस दिखाएंगे इसलिए क्योंकि सिलेबस लोगों को पता नहीं होता है, अधिकतर लोगों को। और सिलेबस दिखाने के बाद हम 2024 के पेपर पे चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मैं रोज ही आपके साथ डिस्कस करता था, पढ़ाता था, बट श्रेय के साथ पहले से ही तय हुआ था कि हम एक अप्रोच बिल्डिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग साथ साथ करेंगे। आपकी बहुत अच्छी कैपेसिटी हो पर आंसर लिखने का अप्रोच गलत हो तो भी काम नहीं बनता। आपका सिर्फ अप्रोच हो, कैपेसिटी ना हो तो भी काम नहीं बनता। तो फिर क्या करना है? कैपेसिटी बिल्डिंग तो भागीरथ प्लस में पढ़ाने से होगा, अप्रोच भी वहाँ डेवलप कराया जाएगा, लेकिन सेंसिटाइजेशन, वार्म अप, है ना, जैसे होता है ना कि दौड़ने से पहले आप थोड़ा वार्म अप करते हैं ताकि हैमस्ट्रिंग ना हो, पता चले कि हैमस्ट्रिंग हो गया और लड़खड़ा के आप गिर गए, तो वैसा ना हो। इसके लिए 2024 के सभी पेपर पे हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। आज बारी है GS2 की, और GS2 के सिलेबस को भी हम देखेंगे, लेकिन सिलेबस देखेंगे सबसे अंत में। कारण जनता का धैर्य बड़ा कमज़ोर है, और शुरुआत में सोचेंगे अच्छा सिलेबस बता रहे हैं, तो सिलेबस सबसे अंत में, जिसको नहीं पता होगा वो देख लेगा। और अभी फिलहाल के लिए सीधी बात करते हैं GS2 के प्रश्नों पर। और GS2 के जो भी प्रश्न आए हुए हैं, 20 प्रश्न, उसमें जो भी महत्वपूर्ण है या प्रासंगिक हैं, उन पे हम बात करेंगे। मैं फिर से अंतिम जो मेरी पंक्ति है वो यही कहूँगा कि भाई पोटेंशियल सब में होती है, अधिकांश लोगों में होती है जो भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। पोटेंशियल के साथ चाहिए प्लेटफॉर्म, तो ही परफॉर्मेंस होता है। अदरवाइज तुम नंगे पाँव दौड़ोगे और सोचोगे मैराथन जीत जाओ, नहीं जीत पाओगे। ठीक है, उसके लिए आपको दौड़ने वाला जूता ही चाहिए। तो प्लेटफॉर्म एडमेत्रिया दे रहा है, भागीरथ प्लस का माध्यम है, यहाँ के टीम मेंबर्स हैं, और पोटेंशियल आप में है ही। दोनों का संयोग अच्छा है, लाभ उठाओ उससे। श्रेय स्क्रीन आप शेयर करो और एक एक क्वेश्चन पर डिस्कशन शुरू करते हैं। ठीक है, पिछले वाले सेशन में स्क्रीन थोड़ी सी छोटी दिख रही थी। पेन टैब श्रेय के पास आ जाएगा कल परसों तक, उसके बाद में तो पूरा फुल स्क्रीन दिखेगा, पूरा माहौल बन जाएगा। लेकिन तब तक इतनी आधी स्क्रीन से काम चलाइए, पढ़ने वाले के लिए पढ़ा जा सकता है। तो थोड़ा सा बहुत सुविधा भोगी मत बनो, 5 स्टार वाली लग्जरी ढूंढो मत, पढ़ने आए हो ना। चलो स्टार्ट करते हैं श्रेय, पहला सवाल। टाइमर के लिए आप टाइमर के लिए 2 मिनट देंगे, 2 मिनट मैं बोल दूंगा, 2 मिनट होगा तो बोल दूंगा टाइम्स अप। चलो ये सवाल है, टाइम ठीक है, ये सवाल है पहला, पढ़ो सवाल, 2 मिनट का समय दे देंगे। इंट्रो कंक्लूजन नहीं सोचना है, सिर्फ बॉडी को देखना है। तो इसमें रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, 9:56 पे हम डिस्कस करेंगे। हाँ श्रेय स्टार्ट करो। यस यस यस। रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। तो 2 कीवर्ड है यहाँ पे, एक तो सिविल सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। इंट्रोडक्शन में अमर्त्य सेन का डेवलपमेंट पे पर्सपेक्टिव लिखा, और वो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट का पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट द स्टेट एक्शन बट इट्स ऑल्सो अबाउट एक्सपैंडिंग पार्टिसिपेशन। मतलब कि भागीदारी बढ़ानी है किसकी, जो सिटीजन है उनकी।
और सिविल सोसाइटी के बारे में एक जिस टाइप का दिया कि उनका क्या रोल होता है डेमोक्रेसी में, और वो हम जानते हैं कि वो एक ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, जिससे वो एक अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते हैं, पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करते हैं और डिलीवरी को इंप्रूव करते हैं। अब मेन बात आती है हमारी जो पूरी यहाँ पे सोचने का, वो है कि बॉडी में क्या लिखना है। तो एक तरीका ये है कि आप सिविल सोसाइटी कहते किसे हैं। जब हम कहते हैं कि सिविल सोसाइटी है तो उसमें एग्जांपल्स क्या क्या आते हैं, वो सारे एक्टर्स को लिख दीजिए और उनका रोल लिख दीजिए, और अप्रोच हमारी वही रहेगी KEE। हम कहेंगे कीवर्ड, कीवर्ड यहाँ पे हो जाएगा जो जो एक्टर्स हैं, एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि सिविल सोसाइटी क्या क्या होती है, हम एनजीओ जानते हैं, सबसे पहले हमारे दिमाग में एनजीओ आते हैं, हमारे यहाँ दिमाग में SHGs आ जाते हैं, हमारे दिमाग में मीडिया आता है, थिंक टैंक्स आते हैं, एनवायरमेंटल ग्रुप्स आते हैं और ट्रेड यूनियंस आते हैं। ऐसे करके हमने 7-8 अगर लिस्ट कर दी। और मैं थोड़ा सा इसमें टोकूंगा। एक काम करो, पहले क्वेश्चन की डिमांड बताओ, बेटर रहेगा। क्या है ना, डिमांड अगर नहीं बताओगे और सिर्फ बताओगे क्या लिखना है तो ठीक नहीं होगा। एक बार डिमांड बताओ इनको कि जैसे भारतीय प्रशासनिक विकास में नागरिक समाज की भूमिका, तो रोल ऑफ सिविल सोसाइटी कहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में। तो एक तो इंट्रो हो गया, ठीक है, लेकिन इसके 2 डायमेंशन है। पहला डायमेंशन तो उनका रोल, दूसरा डायमेंशन या शायद तीसरा डायमेंशन की भी जरूरत पड़ सकती है कि भाई उसकी लिमिटेशन क्या है, चैलेंजेस क्या है, और फिर वे फॉरवर्ड टाइप का कंक्लूजन, या वे फॉरवर्ड लिख के फिर कंक्लूजन। ठीक है, तो एक बार मुझे लग रहा है सारे प्रश्नों में ये मॉडस ऑपरेंडी हम अपनाएंगे कि प्रश्नों की डिमांड क्या है सबसे पहले बताना है, और उसके बाद में कैसे उसका अप्रोच होना चाहिए, और फिर बाद में मॉडल आंसर तो है ही सामने। प्लीज इस थोड़ा ज्यादा उनको समझे। तो पहले तो रोल बताना है, और फिर कैसे सिविल सोसाइटी के फंक्शन जो है वो लिमिटेड है, वहां पे उनमें क्या क्या इश्यूज आ रही हैं वो डायमेंशन खोलने का है। सिविल सोसाइटी का कैसे हो सकता है, जैसे मैं बात कर रहा था एनजीओ का, तो हम सब जानते हैं प्रथम एनजीओ के बारे में, वो एजुकेशनल पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर रहे थे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उनका भी रोल था, उनके जो फीडबैक्स थे कि लर्निंग आउटकम्स क्या है एजुकेशन लेवल पे। हम मीडिया को जानते हैं, मीडिया का रोल जैसे सबने सुना होगा कि कोबरा पोस्ट करके एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ था 2013 में, जिसके बाद आरबीआई ने अपने रेगुलेशंस चेंज किए थे। आरबीआई ने कुछ बैंक्स पे जो मनी लॉन्ड्रिंग था उस पर पेनाल्टी भी लगाई थी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में कैसे रोल आया ऐसे मीडिया का, उस पर हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन्वायरमेंटल ग्रुप्स पे, इन्वायरमेंटल ग्रुप्स में आप लिख सकते हैं कल्प वृक्ष का। कल्प वृक्ष जो है उन्होंने मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का जो डेवलपमेंट था उसको एग्जांपल दे सकते हैं। ट्रेड यूनियंस के बारे में एग्जांपल दे सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मजदूर किसान शक्ति संगठन। उन्होंने कैसे आरटीआई फॉर्मुलेशन में 2002 में हेल्प करी थी, 2005 में हेल्प करी थी, वो उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। तो वही सारी चीजें यहाँ पे बॉडी में लिख रही हैं। और सोचने का तरीका क्या है कि सारे सिविल सोसाइटी किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सिविल सोसाइटी क्या है, उस पर फोकस करेंगे। तो रोल क्या है, जैसे एनजीओ का रोल है सर्विस डिलीवर करना और इनोवेट मॉडल्स को इनोवेट करना, और उसमें एग्जांपल प्रथम एनजीओ का। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस है, वो मोबिलाइज करती हैं लोकल कम्युनिटीज को, जैसे कि विलेज हेल्थ कमेटी अंडर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंडर। एसएचजीज का रोल है विमेन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस का। इसमें आप यूपी के मिशन शक्ति का भी एग्जांपल दे सकते हैं। इसी तरीके से हमने 20 सिविल सोसाइटी को लिस्ट कर दिया है। फॉर एग्जांपल विमेन ऑर्गेनाइजेशन में आप सेवा का एग्जांपल दे सकते हैं। मीडिया में मैंने बताया कोबरा पोस्ट का एग्जांपल, और इन्वायरमेंटल ग्रुप्स में चिपको मूवमेंट का एग्जांपल, या फिर जो कल्प वृक्ष बताया मैंने वैसे। तो कैसे वो इकोलॉजिकल कंसिडरेशन को केटर करते हैं। इसके बाद है हम इश्यूज विद सिविल सोसाइटी को लिख सकते हैं कि इश्यूज क्या क्या होते हैं। इश्यूज वो जनरली होते हैं, एक तो फंक्शनरी का इशू जो है वो हमेशा ही है, और फंक्शंस का इशू। रिप्रेजेंटेशन गैप है, क्योंकि एलिटिज्म आ जाता है। जो एसएचजीज महाराष्ट्र में ऑपरेट करते हैं, वहां पे बताया गया कि वो एक लॉन्च पैड की तरह काम करने लगते हैं वहां लोकल पार्टी के लिए। तो कोऑपरेटिव्स में लोकल पार्टी का बहुत डोमिनेंस होता है। अकाउंटेबिलिटी इश्यूज होते हैं उसमें, जैसे एनजीओ के लिए एफसीआरए रेगुलेशंस होती हैं, और वो ग्रीन पीस एनजीओ के ऊपर लगा भी था कि वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज कर रहा है। डोनर पे डिपेंडेंस, फॉरेन फंडिंग पे डिपेंड करना पड़ता है। फ्रैगमेंटेशन होता है, स्टेट का सस्पिशन रहता है, इसी वजह से कन्फ्रंटेशनल टकरावपूर्ण संबंध होता है स्टेट और सिविल सोसाइटी में। तो क्योंकि हमने इश्यूज लिखे हैं तो हमारा कंक्लूजन भी उसी फ्लो में आएगा कि सिविल सोसाइटी जो है वो एक पार्टनर की तरह काम करती है, नॉट अ राइवल इन एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट। इसलिए बाय कॉम्प्लीमेंटिंग स्टेट मशीनरी
It builds a governance model that is more transparent, inclusive and citizen centric. सर आप कुछ इनपुट देना चाहेंगे? अगर इसको श्रेय, चूंकि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा पर्सपेक्टिव जनता को ज़्यादा अभी पता चले, बट इसको एनजीओ हमने बहुत डिटेल में बात की थी। सवाल ये एनजीओ का नहीं है, जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं उनको समझ लेना चाहिए, ये सवाल एनजीओ के बारे में तो है ही नहीं। ये सवाल है कि सिविल सोसाइटी किस तरह से प्रशासनिक विकास में, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट में भूमिका निभाता है। अब सिविल सोसाइटी में राइट बेस्ड ग्रुप भी हो जाएंगे, कोई छोटा ग्रुप भी हो जाएगा, एनजीओ भी हो जाएगा, एनजीओ जिसके पार्ट एंड पार्सल है, ठीक। एनजीओ चूंकि सबसे बड़े एक संगठित रूप में एक सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, इसलिए एनजीओ पे बात ज़्यादा होती। प्रशासनिक विकास में भूमिका कैसे निभाते हैं, इसका एग्जामिनेशन करना है, इसका परीक्षण करना है। परीक्षण का मतलब ही हुआ, एग्जामिनर क्या करता है, नीर छीर का विवेक करता है। अच्छा लिखा उस पर मार्क्स दिया, कम अच्छा लिखा तो उस पर कटौती किया, उसको कहा नहीं अच्छा नहीं, ठीक, यही एग्जामिनेशन है। तो प्रशासनिक विकास मतलब क्या, प्रशासन का विकास। प्रशासन में क्या आता है, प्रशासन में आएगा गवर्नेंस, प्रशासन में आएगा सर्विस डिलीवरी, प्रशासन में वो सब कुछ होगा जिससे कि सिविल सोसाइटी को, सिटीजन्स को सर्व किया जा सके बेस्ट पॉसिबल मैनर में। उदाहरण के तौर पर राइट टू इन्फॉर्मेशन, नागरिकों को सशक्त बनाता है, प्रशासनिक व्यवस्था को, गवर्नेंस को बेटर करता है, ट्रांसपेरेंसी लेकर आता है। लेकिन इसकी जो पूर्व पीठिका, या यूँ कह लो इसकी जो शुरुआत है, वो कहाँ से होती है, वो होती है एक आंदोलन के द्वारा, जिसका नेतृत्व किया मजदूर किसान संगठन ने, जो आरटीआई के लिए इसने आंदोलन किया। तो वो सिविल सोसाइटी ग्रुप था जिसने आरटीआई के लिए बहुत सारा आंदोलन किया। ये बात अलग है कि कुछ एनजीओज, जैसे कि मान लो अरविंद केजरीवाल जिस एनजीओ से जुड़े हुए थे, भले बाद में अरविंद केजरीवाल पॉलिटिशियन बन गए बाय प्रोडक्ट के रूप में, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट आप सोचो जरा, अरविंद केजरीवाल जिस संस्था से जुड़े थे, या अन्ना हजारे जिस संस्था से जुड़े थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, अगर और कोई एनजीओ था, अगर उस संस्था ने, सिविल सोसाइटी ने व्यापक जन आंदोलन न चलाया होता, तो करप्शन के बारे में जो परसेप्शन था, क्या वो इस तरह से बिल्डअप हो पाता? क्या लोकपाल जैसे एक राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल का गठन हो पाता? शायद नहीं हो पाता। तो कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो भी समाज जितना ज़्यादा शिक्षित होता जाता है, जितना ज़्यादा जागरूक होता जाता है, वहाँ पे सिविल सोसाइटीज जो है वो प्रशासन का मार्गदर्शन करना शुरू कर देती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की तरह जनता के भीतर से डिमांड आता है, प्रेशराइज करते हैं कि भाई आप इस तरीके के कानून बनाओ, इस तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन आप करो। तो प्रशासनिक विकास में नागरिक समाज की जो भूमिका है वो इस आधार पर आप परीक्षण कीजिए। लेकिन इनके लिमिटेशंस भी हैं, जैसे एनजीओ का भी श्रेय ने बताया। तो श्रेय ने जो एनजीओ की बात की, लिमिटेशन में उन्होंने जो बताया कि भाई कुछ एनजीओ जो होती हैं अपना एजेंडा चलाती हैं, जैसे ग्रीन पीस, एमनेस्टी इंटरनेशनल। 37 लाख लगभग एनजीओ हैं जो नीति आयोग की पोर्टल एनजीओ दर्पण पे इस समय रजिस्टर्ड है। उन 37 लाख में सिर्फ 10% या उससे भी कम, 3-4 लाख के आसपास अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। और सैकड़ों ऐसे एनजीओज हैं जो फॉरेन से कंट्रीब्यूशन लेते थे, पर उन्होंने अपना अब तक जो है सारा डिटेल एसबीआई की जो ब्रांच, पार्लियामेंट स्ट्रीट वाला जो ब्रांच है, वहाँ पे अवेलेबल नहीं कराया है। गवर्नमेंट ने उनकी एफसीआरए का लाइसेंस को रद्द कर दिया है। तो उसमें से इनकी अपनी बंगाल वाली, क्या नाम उनका, जो मदर टेरेसा वाला ऑर्गेनाइजेशन था, वो भी था, बाद में बड़ा हो हल्ला हुआ तो उसको बाहर रीइंस्टेट कर दिया। कहना ये चाह रहा हूँ कि एनजीओ जो हैं सिविल सोसाइटी ग्रुप्स का एक अनिवार्य हिस्सा है, मजबूत हैं और वो लीड भी करते हैं। लेकिन अभी किसी ने लिखा, आदित्य ने, मनी लॉन्ड्रिंग, अपना जो पर्टिकुलर निजी एजेंडा है उसको प्रमोट करना हो, वेस्टेड इंटरेस्ट ऑफ फॉरेन जो गवर्नमेंट से वो हो, या फिर बाकी जो फॉरेन एजेंसीज उनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो हो, भारत में अलगाववादी ताकतें हैं वो हो, इन सब को भी प्रमोट करने का काम करते हैं। तो फिर अंत में निष्कर्ष क्या है, क्या एनजीओ को बंद कर देना चाहिए? नहीं। तो निष्कर्ष यही निकलेगा इसका, जैसे श्रेय ने बहुत पॉजिटिव कंक्लूजन इसके लिए प्रिपेयर किया था, कि भाई चूंकि सिविल सोसाइटीज बहुत पार्ट एंड पार्सल है, अनिवार्य हिस्सा है प्रशासनिक मार्गदर्शन के लिए, उनके सहयोग के लिए। आपने कोविड में भी देखा होगा, तो इससे पता चलता है। जैसे मेरा नेफ्यू आज गया है ऑर्फनेज सेंटर में, उसने कुछ चैरिटी वगैरह अपने दोस्तों के साथ मिल करके करने के लिए, तो मैंने उससे पूछा इससे क्या होगा, तो उसको, जो कि अभी वो 12th में है, उसको नहीं पता है कि ये सब यूपीएससी क्या होता है, बट उसने मुझे जो बोला कि सोसाइटी में जहाँ पे गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो एक आर्गूमेंट तो यही हो गया कि जो सिविल सोसाइटीज़ हैं वो फिल करती हैं उस गैप को जहाँ पे प्रशासन नहीं पहुँच सकता है, जहाँ पे प्रशासन की आंखें नहीं पड़ती, फिर प्रशासन, पार्लियामेंट उस पर कानून बनाते हैं। तो जो लेजिस्लेचर और एडमिनिस्ट्रेटिव जो गैप्स हैं उसको फिल करने का, उस पर गाइड करने का काम भी सिविल सोसाइटीज़ करती हैं। तो दैट्स द आंसर। तो वो पार्ट एंड पार्सल है, हाँ, बट मिसयूज ना हो, इसलिए चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए। दैट्स एग्जामिन बोला ना बाबा, लिमिटेशन। आदित्य, एग्जामिन का तुम यूट्यूब पे हमारे प्लेलिस्ट में पढ़ा हुआ है, स्नेहल मैडम ने पूरा सेशन ही लिया था कीवर्ड्स का। एग्जामिन का मतलब परीक्षण करना होता है, परीक्षण का मतलब नीर छीर होता है, और उसमें
किसका वेटेज कितना होगा, जो स्टेटमेंट लिखा हुआ उस आधार पर तय होगा। स्टेटमेंट अगर सकारात्मक है, इसका मतलब जो सकारात्मक या उसके पक्ष में जो पॉइंट है वो ज़्यादा लिखा जाएगा, और लिमिटेशन या उसकी जो चैलेंजेस हैं वो थोड़े से कम रहेंगे तुलनात्मक रूप से। अब नेगेटिव पॉइंट्स कुछ नहीं होता, नेगेटिव साइड मत लिख देना, ठीक है, या नेगेटिव मत लिख देना, लिखना लिमिटेशंस, लिखना चैलेंजेस। चैलेंजेस में जो भी चैलेंजेस उनके सामने पेश आ रही है, जैसे मैंने बताया कि कुछ के FCRA कैंसिल किए गए लाइसेंस, 10% से ज़्यादा लोग रिटर्न नहीं फाइल करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है, ये सब चैलेंजेस हैं। सिविल सोसाइटीज़ में वेस्टेड इंटरेस्ट के ग्रुप होते हैं, वो सब चैलेंजेस हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि NGO या सिविल सोसाइटी ग्रुप को ख़त्म कर देना चाहिए। वो हमेशा से फ्लैग बेयर, गाइड और फ्रेंड रहे हैं प्रशासन के, तो उनको हमेशा प्रमोट ही करना चाहिए। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सर मैं पिन हूँ, मेरा वीडियो देखिएगा, शायद अनपिन हो गया था। ये क्वेश्चन भी 2024 का ही है। सो क्वेश्चन है, स्टेट लेजिस्लेचर आर ऑफन सीन एज द वॉइस ऑफ स्टेट्स विद इन इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर। तो इसमें एनालाइज करना है बेसिकली, तो क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, कीवर्ड पे एनालाइज पे। स्टेट लेजिस्लेचर के रोल इन द लार्जर कंटेक्स्ट ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर के कंटेक्स्ट में लिखना है। सो 2 मिनट स्टार्ट करते हैं। आपने कितने पॉइंट जनरेट किए, आप कमेंट्स बता सकते हैं? ठीक है। सो इसमें क्योंकि एनालाइज लिखा हुआ है तो इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होंगी कि स्टेट, बेसिकली पहला क्वेश्चन तो ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर का रोल क्या है, और कंटेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि फेडरल स्ट्रक्चर में, मतलब जो फेडरल संरचना है उसमें क्या रोल रहेगा, और दूसरा फिर इसके वीकनेसेस क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर अपने जो काम है उसको 100% एफिशिएंसी से क्यों नहीं कर पा रहा है। तो इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने फेडरलिज्म की डेफिनेशन दी। केसीवीआर की एक अथॉरिटेटिव डेफिनेशन है कि मेथड ऑफ डिवाइडिंग पावर सो दैट जनरल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स आर ईच विद इन अ स्फीयर एंड कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट। फिर क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर की कंटेक्स्ट में क्वेश्चन है तो बताया, इनका एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अगर बॉडी पे आते हैं तो अगर स्टेट लेजिस्लेचर का रोल क्या होता है, अगर हम लोग ये सोचें कंपोनेंट क्या है स्टेट लेजिस्लेचर के रोल का, तो फिर से वही बात मेरी, इस सवाल को फिर से एक बार रीअटेम्प्ट करो, बताओ इसमें लिखना क्या है ना, इनको पता तो चले जाना इनको कहाँ है, फिर उसके बाद में तो ऑफ कोर्स खुला मैदान है। एक बार बताओ इनमें, जैसे मैं ही एक बार बताता हूँ कि भाई भारत की फेडरल संरचना में राज्य विधानसभा को अक्सर राज्य की आवाज़ माना जाता है। विश्लेषण कीजिए, अब फेडरल स्ट्रक्चर में राज्य विधानसभा को राज्य की आवाज़ माना जाता है। अरे भाई मान लो मणिपुर की कोई दिक्कत है, या मान लो कहीं की भी कोई भी राज्य आप पकड़ लीजिए, वहाँ की कोई दिक्कत है, तो जो दिक्कत है कहाँ उठाया जाएगा, किसके सामने उठाया जाएगा? वहाँ की राज्य सरकार के सामने उठाया जाएगा। वहाँ के राज्य के जो प्रतिनिधि हैं, या तो राज्यसभा मेंबर हैं या तो फिर विधानसभा के मेंबर हैं। राज्यसभा के मेंबर अधिकतर जो है अपनी पार्लियामेंट में किसी और सीट से चुन के आते हैं, किसी और पार्टी से चुन के आते हैं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति हो सकता है ना करते हैं, क्योंकि अब तो बाध्यता खत्म हो गई कि भाई उसी राज्य का नागरिक होना चाहिए 2003 या 2 के बाद में। तो उस स्थिति में राज्य विधानसभा ही एक ऐसी जगह बचती है, या उसी के मेंबर बचते हैं जो उनकी आकांक्षाओं का, एस्पिरेशन का सही मायनों में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। किसी को मान लो 6th शेड्यूल में डालना है, किसी को मान लो इनर लाइन परमिट चाहिए, किसी को उस स्टेट में रिजर्वेशन चाहिए या कुछ और इशू चाहिए, तो वहाँ की विधानसभा में ही ऐसे मुद्दे उठ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पार्लियामेंट को प्रेशराइज करने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए, इवन जुडिशरी को प्रेशराइज करने के लिए प्रस्ताव पास होते हैं। आपने देखा है बहुत सारे प्रस्ताव पास होते हैं। अभी एक प्रस्ताव पास हुआ, कौन सा प्रस्ताव पास हुआ, केरला या किसने पास कर दिया कि जो है किस मामले में कोई कंकरेंट लिस्ट का इशू था, उस मामले में वो अपना खुद का कानून बना सकते हैं, बट ऑलरेडी पार्लियामेंट में उस पर कानून बना चुकी है, इसलिए खुद का कानून नहीं बना सकते। उसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया ताकि जनता को दिखा सकें कि देखो तुम्हारे लिए हम कितना लड़ रहे हैं। तो राज्य की विधानसभा राज्य के लोगों की आकांक्षाओं का सही मायनों में रिप्रेजेंटेशन करने वाला मंच है। तो ये आपको लिखना है अपने आर्गूमेंट के माध्यम से। बट समस्या भी है, समस्या क्या है, कुछ कुछ समस्याएं भी हैं जो कि अभी श्रेय बताएंगे, उनको भी ध्यान रखना। ये सवाल आई थिंक उसका डिमांड है, बाकी तो डिस्कस प्लीज गो अहेड। ठीक है, तो मैं रोल की बात कर रहा था। तो अगर सबसे बेसिक रोल तो होता है लॉ मेकिंग का, तो लॉ मेकिंग के कैसे वो एक फेडरल स्ट्रक्चर में अपनी प्लेस बनाते हैं। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन होता है। अभी एक को एक्सपैंड करेंगे, अभी सिर्फ सोच रहे हैं कि रोल क्या क्या होता है स्टेट लेजिस्लेचर का। तीसरा रोल अगर हम कहें कि फिस्कल फेडरलिज्म में, और चौथा रोल हम लोग कर सकते हैं फिस्कल नेगोशिएशन में। तो अगर ये 4 रोल हम देखें जो कि एक
फेडरल नेगोशिएशन, फिस्कल नहीं, फेडरल नेगोशिएशन में। तो इसमें क्या है कि लॉ मेकिंग, जैसे लॉ मेकिंग क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर को ये लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी होती है, इसके लिए वर्ड यूज किया गया है, एक सेकेंड, हाँ, विधायी स्वायत्ता की बात की गई है। तो ये लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी यहाँ पे एक कीवर्ड होगा कि उनके पास अपने डोमेन में एक लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी है जिससे वो रीजनल इश्यूज को एड्रेस कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फंक्शन में क्या आएगा, वो लोकल कंसर्न्स को, कास्ट डायनेमिक्स को, कल्चरल डायनेमिक्स को कर सकते हैं। जैसे कि वो रेजोल्यूशंस पास करते हैं क्रिटिसाइज करने के लिए। जब सीईए की प्रोटेस्ट हो रही थी तो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया था बहुत सारी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने उसको क्रिटिसाइज करने के लिए। वेस्ट बंगाल और केरला इन सब ने पास किया था। फिस्कल फेडरलिज्म में स्टेट बजट कि स्टेट को में किस एरिया की जरूरत है, पंजाब में एग्रीकल्चरल की डेवलपमेंट की जरूरत है, यूपी में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए क्या कहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। फेडरल नेगोशिएशन, इसमें हम लोग बात करें तो आर्टिकल 169 को मेंशन कर सकते हैं आप, कि वो बताते हैं कि कब एबॉलिश करना है और कब क्रिएट करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को। और आर्टिकल 252 की बात कर सकते हैं। आर्टिकल 252 में वो कहते हैं कि जब दो और दो से ज्यादा रिक्वेस्ट करती हैं पार्लियामेंट पे को कि किसी स्टेट सब्जेक्ट में लॉ बनाने के लिए, तो इससे वो फेडरल नेगोशिएशन करते हैं। तो अगर ये 4-5 बातें आप लिखेंगे तो आपका पहला पार्ट एड्रेस हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे। तो वीकनेसेस क्या है कि स्टेट लेजिस्लेचर अपने 100% एफिशिएंसी पे काम क्यों नहीं कर पा रहे। तो उसके लिए क्या है कि शॉर्ट सिटिंग्स है, एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंस है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव वहां पे ज्यादातर क्या होता है, एग्जीक्यूटिव जो होता है मेजोरिटी में होते हैं, तो वो यूज और वो आर्टिकल 213 के अंदर ऑर्डिनेंसेस पास करते हैं। तो जिससे क्या होता है, चेक्स एंड बैलेंसेस और सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है वो हिंडर होता है। सेंट्रलाइजेशन हो रहा है क्योंकि जीएसटी काउंसिल आया हुआ है। जीएसटी पे बार बार ये आरोप लगता है कि जीएसटी काउंसिल है वो स्टेट का कितना टैक्स लगेगा उसको डिसाइड कर रही है। डिफेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से पब्लिक ट्रस्ट जो होता है वो ब्रीच होता है। लो कैपेसिटी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता और रिसर्च सपोर्ट नहीं मिलता, कमिटी स्ट्रेंथ जो होती है वो पुअर होती है। तो ये वीकनेसेस हैं जिसकी वजह से स्टेट लेजिस्लेचर एक लार्जर फेडरल स्ट्रक्चर में अपना रोल नहीं प्ले कर पाते। फिर इसी चीज को कंक्लूजन में हम लोगों ने समराइज करके कंक्लूजन लिखा है कि स्टेट लेजिस्लेचर एम्बॉडी सबनेशनल वॉइसेस इन इंडिया फेडरल डेमोक्रेसी, स्ट्रेंथनिंग रिसर्च। जो भी यहाँ पे हम लोगों ने इश्यूज बताए गए थे उन्हीं को यहाँ पे एड्रेस करने के लिए कहा गया है और एक वे फॉरवर्ड की तरह कंक्लूजन दे दिया गया है। अब ये सवाल हो गया श्रेय आपका? इस सवाल में मैं कुछ भी ऐड ऑन नहीं करूंगा इन टर्म्स ऑफ आर्गुमेंटिव वैल्यू। एक ही मेरा जो कहना है, इस सवाल से एक चीज़ समझ में आ गया होगा, राज्य विधानमंडल की संरचना बताओ, इससे शुरू होकर के यूपी पीसीएस आ गया है कि राज्य विधानसभा अब जो है वो क्या है, फेडरल स्ट्रक्चर में जनता, जो स्टेट की जनता है उसकी आवाज़। मतलब सवाल किस तरीके से एनालिटिकल और इवॉल्विंग नेचर का बन रहा है। ठीक, इसके आंसर को छोड़ दो, आंसर देखने की भी जरूरत ना पड़े तुम्हें। इस सवाल, ये जो सेशन चल रहा है ना, ये आंसर बताने का सेशन नहीं, ये सेशन है कि तुम समझ सको कि किस तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। वो तो शोध श्रृंखला में डेडिकेटेड सेशन होगा ही, बट तुम्हें सेंसिटाइजेशन तुम्हारा हो सके, एनालिटिकल प्रश्न बन रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे यूपीएससी ने 2013 में इवॉल्व करना शुरू किया था, 13 से शुरुआत होता सिलेबस चेंज का, चेंज सिलेबस का, और बाद में 2024-25 तक आते आते देख ही रहे हो किस तरीके से पेपर बन रहे हैं उनके। तो मेरी सलाह है आपको कि मेन से रटो मत, पीडीएफ मत चाटो, थोड़ा सा एनालाइज भी करो, थोड़ा सा चिंतन भी सुनो, चिंतन भी करो, यही इसके लिए सीख है। बाकी अगले प्रश्न पे देखते हैं। ठीक है सर, गो अहेड। अगला क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन का करते हैं, थोड़ा डाइवर्सिटी रखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं सीधा। तो जनता देखो, ये सवाल है, अगला सवाल जो भी मैं और श्रेय डिस्कस करने वाले हैं। भारत एवं बांग्लादेश की मध्य विवाद की प्रमुख मुद्दों का परीक्षण कीजिए एवं द्विपक्षीय संबंधों में सुधार हेतु सुझाव दीजिए। आपके 60 प्रश्न की बुकलेट में ये सवाल डाला था, ये आपके टेस्ट सीरीज में भी था और ऑफकोर्स बुकलेट में इसीलिए था। भारत बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय संबंधों में मुख्य तनाव के बिंदुओं पर चर्चा कीजिए, मुख्य विवाद के मुद्दों का परीक्षण कीजिए। मुझे समझ में नहीं आता है कि अब इससे ज़्यादा क्या दे दें। हाँ, कोर तो वही है, डिमांड तो वही है। ऐसा भी नहीं कि भारत बांग्लादेश के संबंधों पर विचार कीजिए, नहीं नहीं नहीं, क्या तनाव है, क्या मुद्दे हैं, उस पर चर्चा करनी। बिफोर तो बताना ही है। तो क्या होता है ना कि हल्के में मत लो, अभी डिस्कशन करेंगे, बहुत सोच समझ करके तब प्रश्नों का निर्माण होता है। मेंस इज वेरी 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 प्रेडिक्टेबल।
बहुत प्रेडिक्टेबल है, बहुत प्रेडिक्टेबल है, लेकिन फिर से वही बात है, करते आना चाहिए। श्रेय, आप क्वेश्चन दिखाओ भैया, डिस्कस करना शुरू करते। ठीक है, तो टाइमर ऑन करते हैं, आपका समय शुरू होता 2 है मिनट सोचो सोचो। अब। हाँ, मैं एक बार इस पे एक ओपनिंग रिमार्क्स दे देता हूँ, फिर आप इसको पूरा डिस्कस कीजिए। भारत बांग्लादेश संबंध पे एक तो सवाल भी प्रेडिक्ट किया था, इस पे एसए और आईआर के दृष्टिकोण से एक लंबा सेशन हुआ था, इसलिए मुझे लग रहा है कि जिन्होंने भी मेंस लिखा होगा दिक्कत नहीं हुई होगी। फिर भी भारत बांग्लादेश के जो बीच विवाद के जो मुद्दे हैं या जो फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं, तमाम प्रकार के कमेंट आ रहे हैं, बट मैं एक सुझाव देता हूँ कि अगर आपके पास 4 बिंदु, 4 पॉइंट, एक बार इंटरव्यूअर ने पूछा किसी से भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, और उसने जवाब दिया कश्मीर। अरे भाई, कश्मीर मुद्दा है ही नहीं हमारे लिए, कश्मीर भारत का था, है और रहेगा, तो मुद्दा कहाँ से हुआ? सबसे बड़ा मुद्दा है आतंकवाद। ठीक, पाकिस्तान के लिए कश्मीर बड़ा मुद्दा हो सकता है, हिंदुस्तान के लिए नहीं। नंबर 1। ऑन द सेम लाइन, ऑन सिमिलर लाइन, भारत और बांग्लादेश के बीच विवाद के अगर प्रमुख मुद्दों की जांच करें तो क्रोनोलॉजी में प्रायोरिटी के हिसाब से पहले नंबर पे आएगा, मुझे लगता है, भारतीय हितों की अनदेखी करना, इग्नोरिंग इंडियाज इंटरेस्ट। फिर उसमें लिखिए आप किस तरीके से एंटी इंडिया सेंटिमेंट, एंटी इंडिया गवर्नमेंट, जितने भी हिस्टोरिकल और जितने भी कंटेम्प्रेरी रिफॉर्म्स हुए, इंक्लूडिंग 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था, 99 या 100, कौन सा वाला था, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भारत और बांग्लादेश के बीच, उस तक को सबको उन्होंने क्या किया, अंडरमाइन कर दिया, अंडरलाइन, साइडलाइन कर दिया। ठीक, 100 था, तो पहला वो हो गया। फिर उसके बाद में आप आइए बाकी चीज़ों में कि वहाँ पे, क्योंकि आर्थिक की तो बात है नहीं, क्योंकि $13 बिलियन का हमारा उनका ट्रेड हो रहा है। 2024 का डेटा कहता है कि $13.5 बिलियन का हमारा उनका ट्रेड है, जो पूरे साउथ एशिया में हाईएस्ट है भारत का किसी भी ट्रेड पार्टनर्स के साथ में। उसके बाद शायद नेपाल आता है। तो ट्रेड का तो इशू है नहीं, भारत का बहुत बड़ा सरप्लस, $9 बिलियन, $10 बिलियन के आसपास तो हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो तो इशू है नहीं। इशू है पहला, इंडियन इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं अंडरमाइन करना। दूसरा है कि जो वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं या जो इंटरनल सिक्योरिटी है भारत का, उसको कंप्रोमाइज़ करना, क्योंकि उनके वहाँ से स्मगलिंग होती है, ड्रग्स होता है, फर्जी घुसपैठ होता है, इसकी वजह से इंडियन सिक्योरिटी नॉर्थ ईस्ट में प्रभावित होती है। तीसरा, भारत का जो हैवी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, उसको इकोनॉमिक एंगल से ना देख करके उसको वो बिग ब्रदर वाले एंगल से देखते हैं और फिर चाइना के ट्रैप में फंसते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं उनको पहले लाओ, फिर बाद में, क्योंकि अगर आप तीस्ता डालोगे, मतलब ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ, अगर आप तीस्ता डालोगे, तीस्ता किसकी बड़ी समस्या है, भारत की या बांग्लादेश की? बांग्लादेश की, क्योंकि बांग्लादेश को पानी चाहिए। ये भारत की कैसी बड़ी प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है, दोनों की प्रॉब्लम है, एक की भी प्रॉब्लम, दोनों की प्रॉब्लम, बट वो प्रॉब्लम बड़ी किसकी है? भारतीय दृष्टिकोण से सोचो ना भैया, तुम पहले इंडियन हो, इंडियन दृष्टिकोण से सोचो कि बड़े पॉइंट्स क्या है। ठीक है ना? प्लीज रे, गो अहेड। ठीक है, तो मैं लार्जर फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर देता हूं। अगर कोई भी बायोलेटरल रिलेशन के बारे में आता है, और स्पेशली अगर नेबरिंग कंट्रीज के बारे में आता है, तो कुछ और डिस्प्यूट्स है, कन्वर्जेंस है, डाइवर्जेंस है, जो सब हेडिंग्स होती हैं, वो एक पॉलिटिकल लेवल पे होती है, स्ट्रेटेजिक लेवल पे होती है, इकोनॉमिक लेवल पे है, बॉर्डर लेवल पे है अगर वो नेबरिंग कंट्री है, रिवर शेयरिंग का इशू है, पीपल टू पीपल टाइज के बारे में है, जो सब सेंटिमेंट्स हैं एक दूसरी कंट्री के लिए, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे है, क्योंकि बिम्स्टेक सार्क जो रीजनल कोऑपरेशन है उनके बारे में हम जानते हैं कि बिम्स्टेक सार्क जो है दोनों ही इस समय डिसफंक्शनल पड़े हुए हैं। कल्चरल एंड हिस्टोरिकल लेवल पे है, और ये ज्यादातर कुछ जो है इसमें कन्वर्जेंस पे आते हैं, कुछ डाइवर्जेंस पे आते हैं। कनेक्टिविटी एंड डेवलपमेंट, टूरिज्म, ये ब्रॉडर पॉइंट्स हैं। अभी तो इसमें क्योंकि बांग्लादेश पूछा हुआ है तो जो रेलेवेंट होगा हम लेंगे इसमें से, और मिलिट्री एक्सरसाइजेज होती हैं। कोई जो हम प्रिपेयर करेंगे, अब करते हैं अपने नोट्स इंटरनेशनल रिलेशन के, अगर इन पॉइंट्स के अराउंड डेवलप किए गए हैं, कुछ पॉइंट्स में हमारे कन्वर्जेंस होंगे, कुछ पॉइंट में हमारे डाइवर्जेंस होंगे, तो अगर इन्हीं सबहेड में अगर हम लोग अपने नोट्स को डिवाइड कर लें, तो कोई भी बायलैटरल रिलेशन पूछा जाए, अभी इंडिया बांग्लादेश पूछा हुआ था, इंडिया मालदीव, इंडिया नेपाल, इंडिया पाकिस्तान, इन्हीं सबहेड्स पे अगर प्रिपरेशन हो जाए तो हमारे नोट्स होंगे कॉम्प्रिहेंसिव होंगे, क्वेश्चन कुछ भी होगा आंसर बहुत इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये आंसर दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि हमें पता है कि
एक रिसेंट कंटेक्स्ट था इस क्वेश्चन को पूछने का। एक रिसेंट कंटेक्स्ट है, शेख हसीना का आउस्टर हुआ है वहां से, वहां पे दूसरी गवर्नमेंट आई है, एक इंटरिम गवर्नमेंट आई और वहां पे अनस्टेबल्स है और उसकी वजह से एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट हुआ है। तो ये तो बिना दैट गोज विदाउट सेइंग कि इंट्रोडक्शन में ये बात लिखनी ही लिखनी है कि जो रिसेंट पॉलिटिकल अपीवल हुआ है 2024 में, शेख हसीना का आउस्टर हुआ है और रिफ्यूज लिया उन्होंने इंडिया में, और इसकी वजह से ढाका जो है वो चाइना और पाकिस्तान की तरफ लीन किया है। ये बात मेंशन करनी ही थी और इसकी वजह से इंडिया बांग्लादेश रिलेशन जो है वो कुछ डाइवर्जेंस आए हैं। बट क्योंकि हम ब्यूरोक्रेट की बनने की तैयारी कर रहे हैं तो हमें एक पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा कि हर जगह डाइवर्जेंस नहीं है और सजेशन उसने पूछ रखे हैं। तो वही सब हेड्स पॉलिटिकल लेवल, डिप्लोमेटिक लेवल पे कि न्यू गवर्नमेंट जो है वो उसने अपने आप को डिस्टेंस कर लिया इंडिया से और पाकिस्तान चाइना की तरफ लीन कर रही है। चाइना फैक्टर स्ट्रेटेजिक लेवल पे भी डाल सकते हैं कि चाइना जो है वहां पे नए पोर्ट्स डेवलप कर रहा है और ये एग्जांपल देना जरूरी है। चित्तगांव और पायरा पोर्ट जो है उसमें उसने काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और जो उसकी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी है उसमें एक नया स्टेप ले लिया है उसने। बॉर्डर टाइज है जिसमें स्मगलिंग, इलीगल माइग्रेशन और पीरियोडिक बॉर्डर किलिंग का भी हुआ है, जिसकी वजह से बीएसएफ वहां पे जो डिप्लॉयड है उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। इकोनॉमिक तीस्ता रिवर जो कि सर ने बताया था उसको नीचे डाल सकते हैं। इकोनॉमिक इंडिया और बांग्लादेश में ट्रेड इम्बैलेंस है। पीपल टू पीपल टाइज जो सर ने कहा था कि एंटी इंडिया सेंटीमेंट डेवलप हुआ है आफ्टर हसीना के आउस्टर का। और सबसे बड़ी बात जो है, अगर एनालिटिकल बात की जाए, ये तो पॉइंट्स डेवलप करने की बात हुई, लेकिन हम जो रिसेंट पढ़ा होता है हम लोग उससे ये समझते हैं कि इंडिया और बांग्लादेश में मेन इश्यू क्या है कि लीडरशिप टाइज है, लीडरशिप डिपेंडेंट। क्या मतलब हुआ कि अगर शेख हसीना अगर है पावर में तो सब कुछ पॉजिटिव इंडिया होगा और अगर शेख हसीना बाहर गई तो फिर सब एंटी इंडिया हो जाएगा। सेम मालदीव के साथ चल रहा था कि अभी मुइज्जू है वो अब तो चलो इनको आयरन आउट कर लिया गया है, यही मैच्योर डिप्लोमेसी का दिखाया जाता है। लेकिन मुइज्जू के सामने जो थे अगर वो रहते हैं तो पॉजिटिव रिलेशन है और मुइज्जू आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। तो इसी को कहा जाता है कि जब वे फॉरवर्ड दिया जाए, किसी डिप्लोमैट ने ही कहा था ये बात, आई थिंक शिव शंकर मेनन ने कही थी या किसी ने कही थी कि लीडरशिप डिपेंडेंट ना होकर के इंस्टीट्यूशनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए कि कोई भी पर्सनालिटी ना आई एक जाए, अगर इंस्टीट्यूशनल टाइज स्ट्रांग है तो एक बेसिक स्ट्रक्चर तो हमेशा ही मेंटेन रहता है डिप्लोमेटिक लेवल पे, उसी की बात कही गई है। बाकी एरियाज ऑफ कोऑपरेशन इसलिए कहा गया है कि ये आंसर में लिखना नहीं था, लेकिन अगर क्वेश्चन बहुत ब्रॉड होता था, कोऑपरेशन और डाइवर्जेंस दोनों पूछे जाते तो उसको मेंशन यहां पे किया गया है। बाकी एक बात और, सजेशंस के ऊपर, सजेशन किसी भी क्वेश्चन में, और अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे सजेशन पूछा जाए कि कश्मीर प्रॉब्लम का क्या सजेशन है या क्या वे फॉरवर्ड है, सोल्यूशन है, इंडिया बांग्लादेश का क्या सोल्यूशन है, अगर इतना आसान होता, अगर किसी के पास सोल्यूशन होता तो वो दे दिया होता। तो पॉइंट इज कि हमें यहाँ पे थोड़ा सा खेलना पड़ता है वर्ड्स के साथ, कीवर्ड के साथ। अगर इतना आसान होता, इतना अगर 150 वर्ड के आंसर से अगर सोल्यूशन निकल रहा होता तो अब तक निकल चुका होता। तो अब हमें खेलना पड़ेगा कुछ वर्ड्स के साथ, जैसे कि डिप्लोमेटिक रीसेट, किसी ने कहा कि इकोनॉमिक रीबैलेंसिंग, डेवलपमेंट एड, और यहां पे आप गुजरात डॉक्ट्रिन यूज कर सकते हैं कि हमें अपने जो आसपास के रिलेशन, आसपास की कंट्रीज हैं उनके साथ एक नॉन रेसिप्रोकल टाई बना के रखना पड़ेगा। जैसे कि हम उनको डेवलपमेंट देते रहें लेकिन नेशनल सिक्योरिटी हमारे दिमाग में होनी चाहिए जब भी हम जो भी एड दे रहे हो। इसमें ट्रेड एसिमेट्री को रिड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि हमारे ऊपर बार बार ये आरोप लगता है कि हमारे अंदर बिग ब्रदरली सिंड्रोम है, क्योंकि साउथ एशिया में सबसे बड़े हम ही हैं। तो एक वो हमेशा उनके दिमाग में रहता ही है वहां के जो फॉरेन पॉलिसी है कि क्योंकि सबसे बड़ा है तो हमेशा ही हमें हमेशा इस नजर से देखा है कि हमेशा हम थोड़ा एग्रेसर की तरह है। फिर एक चाइना फैक्टर हमेशा ही रहता है। तो क्या करते हैं सारे देश आजकल, क्या कर रहे हैं, अगर हम थोड़ा ऑब्जर्व करें कि चाइना को हमेशा एक फैक्टर रखेंगे, चाइना को रखेंगे, इंडिया को रखेंगे और दोनों को बैलेंसिंग करने की कोशिश करेंगे, जैसे कि उनकी जो सॉवरेनिटी है उस पे वो खतरे में ना आए। तो यही कीवर्ड दे करके आपको यहाँ पे सजेशन देने थे। और बाकी एंड करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कोट कि डेस्टिनीज ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश आर इंटरलिंक लाइक आर रिवर्स, कि जैसे हमारी बहुत सारी रिवर्स फ्लो करती हैं वैसे हमारी डेस्टिनी भी है और डेस्टिनी इंटरलिंक्ड है। उसी से लेकर के आपको एक पॉजिटिव कंक्लूजन दे देना था। वैलिड। तो आगे मूव करने से पहले एक जो टेक ये लोग ले सकते हैं इसमें से कि भाई नेबरहुड या नेबरिंग कंट्रीज जो है, जो आपका पहला ही टॉपिक है आईआर में, उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए आपको ये टेम्पलेट फॉलो करना है कि वो जो पड़ोसी है उसके साथ में हमारे किस प्रकार के इशूज हो सकते हैं। भाई बॉर्डर का इशू हो सकता है, इंटरनल पॉलिटिक्स के इशूज हो सकते हैं,
एक दूसरे के सॉवरेनिटी या एक दूसरे के सेंसिटिविटी को ध्यान न रखने के इशू हो सकते हैं। तो वो जो अगर टेम्पलेट फॉलो करोगे तो बॉडी पार्ट में लिख लोगे। सजेशन की बात की जाए तो साउथ एशिया में भारत की जितने भी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, सारे बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफकोर्स साउथ एशिया में ही, उसमें से कोई ऐसा नहीं है कि जिसके साथ भारत का व्यापार सरप्लस या ट्रेड सरप्लस ना हो। तो ट्रेड डेफिसिट को, मतलब उनके हिस्से में जो ट्रेड बैलेंस करना है, वो एक पॉइंट तो आएगा ही आएगा, क्योंकि नेपाल के साथ लगभग 60% एक्सपोर्ट हम करते हैं और ज़्यादा ही। बांग्लादेश के साथ भी लगभग $10 बिलियन का आउट ऑफ 14 हम एक्सपोर्ट करते हैं, अभी कम हो गया होगा शायद इस साल। तो हर किसी के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, उसको हम बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन इसमें कुछ कीवर्ड हैं, जैसे इन्होंने श्रेय ने बोला कि गुजराल डॉक्ट्रिन, गुजराल डॉक्ट्रिन तो है ही, कुछ कीवर्ड हम आपको जो देंगे ही, कंटेंट में देंगे, एक साथ भी दे देंगे, जैसे है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। अब इंडिया जो है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के माध्यम से, गुजराल डॉक्ट्रिन एक आइडियल डॉक्ट्रिन था, उसका सही एग्जीक्यूशन जो सागर विजन है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, और जो नेबरहुड फर्स्ट है, उन दोनों के रूप में एग्जीक्यूशन सही रूप में हुआ है कि इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, इंडिया डिजास्टर डिप्लोमेसी करता है, इंडिया डेवलपमेंट पार्टनर है, इंडिया उनका जो है सिक्योरिटी पार्टनर है। तो उस लिहाज से देखा जाए, उनके सिक्योरिटी के लिए कोई इशू होता है तो हम पहुँचते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। इन सभी को मिला करके कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि नेबरहुड या तमाम चुनौतियों के बावजूद भारत को नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी तथा जो अभी एक टर्म यूज किया था हम लोगों ने, क्या था, पैसेंट डिप्लोमेसी या प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी, तो विवेकपूर्ण जो कूटनीति है ना, उसको जारी रखना चाहिए। भारत बांग्लादेश के बीच पीपल टू पीपल टाइज, तथा जो बताया इन्होंने कि पर्सन ओरिएंटेड नहीं, इंस्टीट्यूशनल ओरिएंटेड या कंट्री टू कंट्री टाइज को मजबूत करना चाहिए। भारत और बांग्लादेश के संबंध दीर्घावधि में, लॉन्ग टर्म में निश्चित ही बेहतर होंगे। तो इस तरीके से एक आशावादी आप बीइंग द डिप्लोमेट लिख सकते हैं आंसर, बीइंग द स्टूडेंट। एक होमवर्क की तरह, क्योंकि सागर विजन अब महासागर विजन हो गया है, तो कैसे कैसे, ठीक है, तो आवाज आ रही ना मेरी? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, यस प्लीज गो अहेड। ठीक है, तो नेक्स्ट किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर या लास्ट में रखें, नहीं तो भूल जाएगा। कोई है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसे सवाल नहीं कि ये भी लिख सकते हैं क्या, सब कुछ लिख सकते हो, लिखने को अंडर द स्काई कुछ भी लिख सकते हो, बट कुछ चीज़ें ज़्यादा प्रायोरिटी वाली होती हैं। कोई बहुत ऐसे बड़ा सवाल हो, कोई गहरी बात हो तो बताओ, उसको ले लेंगे बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स। इसमें एग्जांपल्स क्योंकि इसने बोल ही दिया है तो देना ही है, और अच्छे खासे एग्जांपल्स देने होंगे। तो ठीक है, हमारी वही सेम प्रक्रिया, 2 मिनट का टाइमर। एक क्वेश्चन की डिमांड को लेकर के मैं बोल सकता हूँ कि सवाल सीधा है, बहुत सपाट सवाल है, बस 170 रखिए कि संयुक्त राष्ट्र संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं होता है, नंबर 1। तो पूरा आंसर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लिख के, उसके बारे में लिख के मत आ जाना। लेकिन उसका इशारा एक तरफ, इशारा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। तो एक्चुअली में शांति और सुरक्षा का काम कौन देखना चाहिए, किसे देखना चाहिए? एक तो ऑफकोर्स जीए का काम है, जनरल असेंबली का काम है, यूनाइटेड नेशन। दूसरा उसकी सिक्योरिटी काउंसिल का काम है, यानी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। आंसर उस तरफ ही टिल्टेड होगा, लेकिन पूरा आंसर उसके लिए लिख के मत आ जाना। तो संयुक्त राष्ट्र संगठन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के अपने उद्देश्य में विफल रहा है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज फेल्ड इन इट्स ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डिस्क्राइब विद एग्जांपल्स। फेंकना है, वर्णन करना है, किसके साथ? उदाहरण के साथ, यानी उदाहरण इसका की कंपोनेंट, यानी उदाहरण नहीं दोगे तो बिना उदाहरण के तुम्हारी वो बात ही नहीं जिसके लिए उदाहरण नहीं दिया। ठीक, तो एक तो ये हो गया। उदाहरण कैसे दोगे? उदाहरण उसी की संस्था के माध्यम से दोगे। उसकी संस्था कौन सी? जो शांति और सुरक्षा बनाए रखती। शांति सुरक्षा कौन बनाए रखती है? सिक्योरिटी काउंसिल। पीस कीपिंग जो उसके मिशंस हैं, या फिर यूनाइटेड नेशन जो देशों के बीच में डिस्प्यूटेड सॉल्व कराती है, उसके अपने ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईसीजे है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसके साथ रिलेटेड ऑर्गन है, और निश्चित तौर पे वो लोगों के विवादों का निपटारा करती थी। बट हाल फिलहाल में चाहे फिलीपींस वर्सेस चाइना हो, चाहे फिर बाकी कंट्रीज का मामला, कोई मानता ही नहीं है। इवन डियोगो गार्सिया वाले मामले में सॉवरेनिटी छोड़ने को तैयार नहीं थे ब्रिटेन वाले, अमेरिका वाले। इंडिया की मध्यस्थता की वजह से मामला सॉल्व हुआ। तो कहना ये जा रहा है कि जो भी संस्थाएं हैं जो शांति सुरक्षा बनाए रखने में मदद करती थी यूनाइटेड नेशन की, वो फेल हो रही। तो उन संस्था का नाम लिखो, कैसे फेल हो रही वो बताओ, बाकी सारे एक एक पॉइंट करो डिस्कस। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन तो बहुत ही क्लियर है। क्या क्लियर है कि एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन की कब स्टैब्लिश हुआ था, और दूसरा
कि इसका जो मैंडेट है यूनाइटेड नेशन को, जो एक्चुअल मैंडेट है उनकी वेबसाइट से, अगर वो किसी को क्लियर है तो वो अलग इंप्रेशन देता है। क्या था? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशंस, इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज, और एक सेंटर की तरह सर्व एज ए सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग एक्शन टुवर्ड दीज कॉमन एंड्स। ये एग्जैक्ट मैंडेट है यूनाइटेड नेशन का। तो इस सोच के साथ, इस आइडिया के साथ यूनाइटेड नेशन को स्टैब्लिश किया गया था। हमने एक बेसिक प्रीमाइस सेट कर दिया, क्योंकि तो अगला लाइन हम लोगों ने कनेक्टिंग लाइन दी कि यूनाइटेड नेशन हैज मेड कंट्रीब्यूशंस टू पीस कीपिंग, इट्स फेलियर इन रिसेंट डिकेड्स एक्सपोज स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल शॉर्टकमिंग, कि मतलब बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे। अच्छा, अब इसमें जैसे सर ने भी कहा कि सारा फोकस जो है वो एग्जांपल्स पे है। एग्जांपल्स कैसे आएंगे? ये एक दिन एक लिस्ट कहीं नहीं मिलेगी आपको, वही इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने को आता है कि आपको अलग अलग जगह सुनाई देता रहता है। कभी वेनेजुएला में सुनाई देगा, कभी हैती में सुनाई देगा। अब सबके पास दो एग्जांपल तो है ही है, रशिया यूक्रेन, इजराइल पैलेस्टीन। बट इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि किवू और जो रवांडा और युगांडा का जो मामला है, वहां पे ज्यादा बड़ा मैसेकर होता है हर साल। हुत्सी एंड तित्सू करी कम्युनिटी है, वो आता भी यूपीएससी में प्रीलिम में भी क्वेश्चन आया हुआ है। हैती में अभी एक जेल ब्रेक हुआ था, उसकी वजह से वहां पे इमरजेंसी लगानी पड़ गई थी। वेनेजुएला में भी आप समझ ही रहे हैं, अगर आप आजकल न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो कितना यूएस एग्रेसिव तरीके से कैरेबियन में अपनी मिलिट्री को स्टैब्लिश कर रहा है, और एक डीग्लोबलाइजेशन की वेव चल रही है जिसके आड़ में बहुत सारे मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं। साउथ चाइना सी में अगर देख लीजिए, वहां पे तो चाइना और फिलीपींस, चाइना इंडोनेशिया, जो 9 डैश लाइन कही जाती है उसका डिस्कशन है। तो एग्जाम्पल्स सोचने का तरीका ऐसा हो सकता है कि हम कॉन्टिनेंट वाइज सोचें। अगर एक एक कॉन्टिनेंट पकड़े तो यूरोप में तो सबसे बड़ा वॉर चल ही रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर। एशिया में इजराइल हमास, और अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई थी आफ्टर तालिबान टेक ओवर। जिस तरीके से यूएसए ने 2021 में विड्रॉ किया था और उसके बाद तालिबान ने टेक ओवर किया था, वहां पे जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुई थी, और इंडिया ने वीट भी भेजा था वहां पे। अफ्रीका में सूडान में वॉर, कॉन्गो में वॉर। अफ्रीका में तो कू होते ही रहते हैं, हर साल में 4-5 कू तो हो ही जाते हैं। जस्ट जनता को बता दूं कि जो पीस कीपिंग वाला कुछ लोगों को लग रहा होगा सूडान तो लड़ते ही रहते हैं, सिर्फ सूडान नहीं लड़ते रहते हैं। इस समय एज ऑफ 2025 9 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पे पीस कीपिंग मिशन चल रहे हैं यूनाइटेड नेशन के। इसका मतलब यह है कि 9 ऐसे देश हैं जहां पे स्थिति इतनी खतरनाक है कि पीस कीपिंग फोर्सेस को भेजना पड़ रहा है। ठीक है, लैटिन अमेरिका में वेनेजुएला और हैती। अब ये तो एग्जांपल्स थे। अगर हम थोड़ा सा फेलियर को अब इंस्टीट्यूशन वाइज देखें, सर ने कहा कि पीस कीपिंग के लिए जो होते हैं वो उनकी मेन बात कर सकते हैं, तो उसमें तो मेन एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है और एक पीस कीपिंग मिशन है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सबसे बेसिक इशू क्या है? P2 वर्सेस P3 आपने सुना होगा, किसी ने सुना हुआ है? P2 वर्सेस P3। P मतलब परमानेंट है बेसिकली। P2 है रशिया और चाइना, और P3 है यूएसए, यूके और फ्रांस। तो ये मेन इशू है, और इसी में यूपीएससी का इस साल का 20th क्वेश्चन आप जाके देखिएगा, यही लिखा हुआ है कि रूसो चाइना अलायंस और वर्सेस वेस्ट, इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म्स हो नहीं पा रहे हैं। यही मेन ब्लॉकेड है। वहां पे क्या होता है? वहां पे कोई रेजोल्यूशन लाया जाता है इजराइल के खिलाफ, तो यूएस वीटो कर देता है। जब रशिया के खिलाफ लाया जाता है तो रशिया खुद ही वीटो कर देता है, रशिया यूक्रेन वॉर पे। इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो डिसफंक्शनल पड़ी हुई है, क्योंकि वीटो पावर जो है वो आज की जो रियलिटीज है उनको एड्रेस नहीं कर रही है। आज सुपर पावर्स और दूसरी सुपर पावर्स डेवलप हो चुकी हैं, जिसे G4 कहते हैं, G4 मेंबर्स, उनकी एंट्री को लेके है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मेंबरशिप का भी रिफॉर्म बचा हुआ है, मेंबरशिप इश्यूज हैं, वीटो इश्यूज हैं। यूएन पीस कीपिंग मिशन, इसमें जो एक एनालिसिस है, एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में लिखी हुई थी और बहुत अच्छी एनालिसिस है, कि जो P2 नेशंस हैं वो यूएन पीस कीपिंग मिशन को थोड़ा सा सॉफ्ट रखना चाहते हैं। उनकी अप्रोच सॉफ्ट है कि सिर्फ अगर कहीं पे सीज फायर डिक्लेयर कर दी गई है तो उसको सीज फायर को मेंटेन करने के लिए रखा जाए। जबकि जो P3 नेशंस हैं, और मेनली इसमें यूनाइटेड यूएसए इसका लीडर है, वो चाहता है कि इसको बहुत इंटरवेंशनिस्ट अप्रोच हो, कि जहां पे भी कोई इशू होने वाला हो वहां पे पीस कीपिंग मिशन जो है वो तुरंत भेजे जाए और वहां पे रिस्टोर किया जाए। अब ऐसा कैसे कि P2 जो है वो सॉफ्ट और P3 जो है वो इंटरवेंशनिस्ट है? क्योंकि पता है, सबको ये बात पता है कि P2 जो होगा, जहां भी P2 कुछ भी इशू करेंगे, मतलब रशिया कहीं पे भी अगर एग्रेशन करेगा, चाइना जो है एग्रेशन करेगा, तो इस इंटरवेंशन के नाम पे वेस्ट जो होगा वो हमेशा यहाँ पे ईस्ट में आकर के दखलंदाजी देगा। तो इस वजह से यूएन पीस कीपिंग मिशन जो है वो फेल कर जाते हैं ज्यादातर जगह पे। बाकी अगर और डायमेंशंस खोले जाएं यूनाइटेड नेशन फेलियर पे, तो WHO कोविड टाइम तो आपको पता है कि कैसे काम किया था। कारण है कि इसलिए जो P2 वाले हैं
इसलिए वो नहीं चाहते अननेसेसरी पीस कीपिंग का दखल, क्योंकि जितने भी पीस कीपिंग मिशन हैं वो मोस्टली ग्लोबल साउथ या डेवलपिंग कंट्रीज़ में हैं, और जिनके रिलेशन चाइना के साथ बहुत ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि चाइना वहाँ पे बहुत एक्सपेंशन कर रहा है अपना। तो चाइना को कहीं ना कहीं अपने प्रभाव कम लगता है कि एक बार ये पीस कीपिंग या वेस्ट के जो कंट्रोल है वहाँ वो यहाँ पे बढ़ेगा तो चाइना का कंट्रोल कम होगा। तो चाइना नहीं चाहता किसी प्रकार का अफ्रीका में इंटरवेंशन ज़्यादा हो, यूएस लेड जो एलाइज है उनका। आज आज के इंडियन एक्सप्रेस में भी बात निकली हुई है। यूनाइटेड नेशन क्यों धीरे धीरे यूएसए का पूरा जो कंट्रोल है वो दिखाता है। वेनेजुएला में चल रहा है इस समय, लेकिन उससे ज्यादा बुरी हालत जो है वो निकारागुआ में है। लेकिन क्योंकि जो वेनेजुएला जो है वो लार्जेस्ट रिजर्व है ऑयल का, और यूएसए नहीं चाहेगा, क्योंकि यूएसए लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है ऑयल का, तो वो नहीं चाहेगा कि वहां पे कोई भी उसको कॉम्पिटिटर पैदा हो। निकारागुआ में भी उसको जो डेमोक्रेसी लाने की मुहिम चलानी चाहिए, लेकिन कभी नहीं चलाएगा, क्योंकि उसे पता है निकारागुआ में कुछ है ही नहीं, उनका कंपटीशन बनना ही नहीं है। वो तो जो ड्रग माफिया के नाम पे चल रहा है वो, क्योंकि उसका कॉम्पिटिटर बनने वाला है वेनेजुएला, ये कारण है। आज ट्रम्प ने बोला भी उसके राष्ट्रपति को ना, ये तो ड्रग ट्रैफिकर है, ड्रग पेडलर है, पता नहीं वो तो बोला है। आगे प्लीज गो। ठीक है। बाकी और इंस्टीट्यूशनल फेलियर्स डब्ल्यूएचओ के में कोविड-19 पेंडेमिक को ना रोक पाने, और अभी तक हम ये पुष्टि नहीं कर पाए हैं कि वायरस एक्चुअली उसका जन्म कहां से हुआ था। डब्ल्यूटीओ के बारे में पता है कि डिस्प्यूट सेटलमेंट बोर्ड और डिस्प्यूट जो अपीलेट बॉडी है इसकी, वो दोनों ही डिसफंक्शनल पड़े हुए हैं 2019 में से, क्योंकि वहां पे कोई भी मुद्दा जा रहा है वहां पे जजेस ही नहीं है, इतनी कैपेसिटी ही नहीं है कि वो डील कर सकें। और अब तो डब्ल्यूटीओ का जब से ये टैरिफ वॉर शुरू हुआ है, डब्ल्यूटीओ डिसफंक्शनल सा ही लग रहा है अब इसके बाद। आईएमएफ जो कंडीशनल लोनिंग देता है, पाकिस्तान को लगातार बार बार लोन दिए जा रहे हैं। इनफैक्ट ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी लोन दिया गया वर्ल्ड बैंक का, और ऐसे ही सारे ही इंस्टीट्यूशनल वाइज फेलियर्स लिख रखे हैं। छात्रों के मन में एक सवाल आ रहा होगा, जो पता नहीं, मुझे लग रहा है आ रहे नहीं आ रहे, कि विश्व शांति और सुरक्षा में डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ कहां से आ गया। तो शांति और सुरक्षा में जो शांति है, जो पीस का हिस्सा है, पीस वहां डिस्टर्ब होती है जहां जहां प्रॉस्पेरिटी डिस्टर्ब होती है। और डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ क्या करते थे, चाहे हेल्थ के सेक्टर में हो या ट्रेड के सेक्टर में हो, बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे थे ताकि पीस ओवरऑल सुनिश्चित किया जा सके। तो यूनाइटेड नेशन सिर्फ सिक्योरिटी काउंसिल या डंडे के बदौलत पीस नहीं लाना चाहता था, प्रॉस्पेरिटी के माध्यम से भी पीस लाना चाहता था। लेकिन जो लेजिटिमेट वर्ल्ड ट्रेड था उसको डिस्टर्ब किया यूनाइटेड स्टेट के रेसिप्रोकल टैरिफ, और डब्ल्यूटीओ में उसके जो उसने अड़ंगा लड़ाया कि भाई वहाँ पे अपीलेट बॉडी को डिसफंक्शनल कर देना है। डब्ल्यूएचओ जिसमें चीन का प्रभुत्व बढ़ा 2018-19 से, जब से वो चीफ चुना गया चाइना के सपोर्टर वाला, तो यूएसए ने वहाँ से अपने कदम खींच लिए, फंडिंग कम कर दिया, ना के बराबर कर दिया। तो वो भी तो ओवरऑल दुनिया में इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, महामारियाँ बढ़ रही हैं, एपिडेमिक्स आउटबस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से पीस डिस्टर्ब हो रही है। तो पीस इज नॉट ओनली लिंक टू सिक्योरिटी बट ऑल्सो ट्रेड एंड हेल्थ, ये कहना था। और एक जो मेजर पॉइंट है कि टेररिज्म की डेफिनेशन अभी तक इंटरनेशनल लेवल पे एक एग्रीड डेफिनेशन नहीं आ पाई है, जिसकी वजह से एक टर्म निकलता है बैड टेररिज्म वर्सेस गुड टेररिज्म, और इंडिया इस चीज को हमेशा ही अपोज करता रहा है कि देयर इज नथिंग लाइक गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म। टेररिज्म इज फेटल फॉर द ह्यूमन काइंड, बट क्योंकि कोई डेफिनेशन अभी तक नहीं आ पाई है, और 1996 में यूएन ने इंडिया ने ही एक पेपर लाया था जिसमें उसने डेफिनेशन की बात करी थी, बट क्योंकि एक डिवाइड चल रहा है, यूनाइटेड नेशन एक कंसेंसस पे नहीं आ पा रहा है, इस वजह से टेररिज्म की कोई डेफिनेशन आ ही नहीं पाई, और जिसकी वजह से ये टेररिज्म चल रहा है। अब क्या होता है कि कुछ स्टेट है, कोई राज्य जो है वो अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई वहां पे ग्रुप्स इमर्ज होते हैं, उसे टेररिज्म कहा जाए कि नहीं कहा जाए, इस पे डेफिनेशनल इश्यूज हैं, वो भी P2 वर्सेस P3 में स्टॉल्ड हैं। तो ये सारे इश्यूज थे। अचीवमेंट अगर क्वेश्चन इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अचीवमेंट पे क्वेश्चन आता है तो, क्योंकि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या बिल्कुल ही खत्म है यूनाइटेड नेशन, तो पूरी तरीके से नहीं, कुछ जगह सक्सेसफुल है ही है। जैसे नामीबिया में सक्सेसफुल पहले था, ग्लोबल हेल्थ में स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन और पोलियो इरेडिकेशन में काम करने के लिए, ह्यूमन राइट्स में जो काम किया हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो एटलीस्ट पॉलिसी मेकिंग का काम तो कर ही रहा है, एक डायरेक्शन तो दे ही रहा है कि वर्ल्ड को किस तरफ जाना है। हाँ, जो इम्प्लीमेंटेशनल इश्यूज हैं उसमें सीवियर इश्यूज हैं यूनाइटेड नेशन में। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको यहाँ पे समराइज करते हुए कंक्लूजन लिख दिया कि यूएन हैज कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू पीस कीपिंग एंड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड नॉर्म सेटिंग। यही नॉर्म सेटिंग की मैं बात कर रहा था। इट्स इफेक्टिवनेस इज लिमिटेड बाय वीटो पावर, वीक इन्फोर्समेंट एंड जियोपॉलिटिकल राइवलरीज। तो बेसिकली एक पूरा निष्कर्ष जो है वो पूरा समरी की तरह लिख दिया गया है यहाँ पे, और इससे हमारी बात जो होगी वो उसमें एक क्लोजर आ जाएगा, एक खत्म
भावना आ जाएगी। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा ले रहे हैं? ये जो सवाल है, एनालाइज द प्रॉब्लम ऑफ, 2 मिनट पूरे हो गए आपके। एनालाइज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनजीओ इन उत्तर प्रदेश। दिख रहा होगा ये जो सवाल है मित्र, चूंकि टॉपिक में लिखा था, सिलेबस में लिखा था, टोटल हमें 60 प्रश्न ही बनाए थे, बट सीधा सीधा सवाल ये आया है आपका। सवाल जो है आपके एग्जाम में क्या आया है? एनालाइज द प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनजीओ इन यूपी, और हमने इसको प्रेडिक्ट किया था, व्हाट आर द मेन चैलेंजेस फेसिंग एनजीओ इन उत्तर प्रदेश। सेम डिक्टो सवाल वहीं पूछा गया। कहना सिर्फ इतना चाह रहा हूँ, मेंस का सिलेबस बहुत डेफिनेट है, बहुत डेफिनेट है। अगर बुद्धि है, किसी को समझ है ना, तो मेंस बहुत प्रेडिक्टेबल है। अंत में तो आप कैसा लिखते हैं, कैसा मार्किंग होता है, और किस्मत आपकी अंतिम रूप से चयन और रैंक का। लेकिन कम से कम मेंस वगैरह नहीं फेल होता है आदमी, अगर ठीक से मेहनत कर ले थोड़ा सा। खैर, इस पे जो ओपनिंग रिमार्क्स है मेरा, श्रेय आप स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है आपका क्या अभी? जब एनजीओ की क्या चैलेंज है यूपी में ये पूछे, तो एक डेटा फेंक के मारो। डेटा ये फेंक के मारना है। एनजीओ को पैसा कहाँ से मिलता है? जैसे आज एक एनजीओ है, जो मैं मॉल में गया शहर के, तो उसकी जो एग्जीक्यूटिव थी, उसने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़ा और कहा कुछ डोनेट कर दीजिए। सभी लोगों को अपील कर रही थी। उनके पास फंड की बड़ी क्राइसिस है। फंड आता कहाँ से? कुछ तो सरकार दे देती है अपनी तमाम स्कीम की परियोजनाओं के एग्जीक्यूशन के लिए। क्योंकि जो एनजीओज हैं वो कौन है? वो इनविजिबल हैंड है, जो एग्जीक्यूटिव के अधूरे काम को, बचे हुए काम को समाज में करते हैं। वो हेल्पिंग हैंड है गवर्नमेंट की। उनको एक बड़ा हिस्सा जो पैसा है वो गवर्नमेंट से, और कुछ पैसा सीएसआर जो फंड है, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक, जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें नेट प्रॉफिट का 2% मिनिमम, पिछले 3 सालों के एवरेज नेट प्रॉफिट का मिनिमम 2% आपको देना होता है। पहले वो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था वायलेशन की स्थिति में, वो हटा दिया गया है जस्ट फॉर फैक्ट। अब वो देना होता है। लेकिन कारपोरेट्स या कंपनियां हैं कहाँ पे? अधिकतर कंपनियां तो हैं वेस्टर्न इंडिया में, सदर्न इंडिया में। तो एक डेटा है कि 60% जो कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड का जो पैसा है, वो उन्हीं 6 राज्यों में जो हाईली डेवलप्ड है, इंडस्ट्रियलाइज्ड है, वहाँ के एनजीओज को मिलते हैं। यानी कि कोई मान लो बड़ी कंपनी है, महाराष्ट्र में बेस्ड है, हेडक्वार्टर है, उसको स्कूल बनाना होगा, उसको हॉस्पिटल बनाना होगा, तो यूपी के गांव में नहीं आएगी, वहीं पे बनाएगी। ठीक है ना? तो यूपी तो वंचित रहेगा, वहाँ पे फैक्ट्री नहीं। भले उन्हीं का बना हुआ पार्ले जी बिस्किट, भले पार्ले का हम यूपी वाले खाएंगे, गेहूँ हमारा भेजेंगे, वो पार्ले बनाएंगे, वापस हमें बेच देंगे, हम उसको खाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ सीएसआर फंड का पैसा नहीं आएगा। तो मुझे लग रहा है जो बड़ा चैलेंज है यूपी में एनजीओज के डेवलपमेंट के लिए, वो है उनके पास फंड नहीं है। दूसरा, एनजीओज कहीं ना कहीं व्यापक जो जनहित होना चाहिए, जो जनता का इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको बढ़ावा देने के बजाय कुछ अपने बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। माल गवर्नेंस यानी कि कुप्रबंधन के शिकार हो जाते हैं, और कई बार गवर्नमेंट और उनके बीच में एक जो बहुत अच्छा एक मैकेनिज्म होना चाहिए वो भी नहीं हो पाता है। अच्छे लोगों की कमी है, अच्छे पर्पज की कमी, ये सारी प्रॉब्लम्स है। बाकी दूसरे पॉइंट बताएंगे, बट फंड को लेकर के एक इशू था जो मैंने एड्रेस किया। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना सर? ठीक है, तो इसका सोचने का तरीका बता देता हूँ। इश्यूज रिलेटेड टू एनजीओ बताने हैं। आप सोचिए, एक एनजीओ बनने से लेकर के एक एनजीओ के एग्जिट तक, उसकी पूरी लाइफ साइकिल, कहाँ कहाँ किस किस स्टेज से वो गुजरता है। उसके बनने में शुरुआत में फंडिंग की जरूरत पड़ती है, लोगों की जरूरत पड़ती है, जब वो इम्प्लीमेंटेशन करता है तब इश्यूज आते हैं, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का इश्यूज होता है। उससे लास्ट माइल जिसको वो ऑडियंस को पहुंचना चाहता है, अगर एजुकेशनल एनजीओ है तो बच्चों तक पहुंचना चाहेगा, हेल्थ केयर तक पहुंचना चाहेगा, पीएचसी तक पहुंचना चाहेगा। तो लास्ट माइल तक पहुंचने में फिर जो उसने जो काम किया है उसका जो असेसमेंट करने में कि वो कितना अच्छा काम किया है, उसमें क्या इश्यूज है, और अगर सस्टेनेबल नहीं है तो एग्जिट करने में हर स्टेज में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, वो एक एनजीओ का जनरल व्यू है। एग्जाम्पल्स यूपी के डाल करके उसको स्पेसिफिक बनाया जा सकता है। तो वही अप्रोच यहाँ पे यूज कर सकते हैं। लाइफ साइकिल अप्रोच क्या है? रजिस्ट्रेशन में क्या इश्यूज हैं? रजिस्ट्रेशन में इश्यूज है, कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन होता है। फंडिंग का इशू, सर ने बताया कि उन्हें बहुत ज्यादा फॉरेन फंड पे डिपेंड करना पड़ता है। अब उसकी वजह से जब फॉरेन फंडिंग होती है तो एफसीआरए गाइडलाइंस होती हैं एमएचए की, बार बार उसको रिन्यूअल कराना होता है, उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है, उसके इश्यूज होते हैं। कैपेसिटी इश्यूज होते हैं कि ट्रेन्ड स्किल स्टाफ, प्रोफेशनल एक्सेलेंस जिसके पास हो, जिनके पास नो हाउ हो कि कैसे चलाना है, उसकी इशू है। क्योंकि वो फंडिंग नहीं होता तो वो पेमेंट नहीं कर पाते, उसकी वजह से एक अच्छा वर्कफोर्स उनके पास नहीं आता। इंप्लीमेंटेशन इश्यूज क्या है? इंप्लीमेंटेशन इश्यूज सर ने बताया कि कन्फ्रंटेशन होता है गवर्नमेंट के साथ, और दूसरी चीज है कि एफर्ट्स डुप्लीकेशन होता है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इश्यूज हैं।
ये क्यों आते हैं? क्योंकि जो बुक कीपिंग का काम है, रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम है, उसके लिए उनके पास टेक्निकल नो हाउ नहीं है। ऑडिट्स जो होते हैं वो लेट सबमिशन होता है, जिसकी वजह से इश्यूज क्रिएट होते हैं लास्ट माइल रीच करने में। जैसे कि अगर कोई इशू, पहली बात तो एनजीओ को ऐसा देखा जाता है कि जो अपना जो काला धन है, जो ब्लैक मनी है, उसको रीरूट करने का तरीका है, मनी लॉन्ड्रिंग करने का तरीका है। ज्यादातर एनजीओ इसीलिए बनाए जाते हैं। फिर जो रूरल एरिया में जो एनजीओ आते हैं, उसमें क्या इश्यूज हैं? कास्ट डायनेमिक्स स्टार्ट हो जाती है। जो लोकल पॉलिटिशियंस होंगे, लोकल पॉलिटिकल लीडर्स होंगे, वो इंटरफेयर करते हैं। तो उनकी जो फंक्शनिंग होती है, जो उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएशन है, वो केटर नहीं हो पाता। सस्टेनेबिलिटी करना या फिर अपना इम्पैक्ट मेजरमेंट करना, तो उसमें क्या है कि एक कीवर्ड है वीक एमआईएस। एमआईएस मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिससे वो अपना पूरा जो पूरा काम है उसको इवेल्युएट कर सकें, वो होता है, वो वीक है इनके पास। और एग्जिट करने में भी वही इश्यूज जो रजिस्ट्रेशन करने में इश्यूज होते हैं, ब्यूरोक्रेटिक हैजल्स होता है, कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन होता है। अब यूपी के एनजीओ है तो यूपी के एनजीओ डेटा चेक कर लेना, ये डेटा अपडेट हुआ है तो अभी इस साल 24 में, लास्ट ईयर मतलब, कुछ 2 लाख से ऊपर जो है एनजीओ ने रजिस्टर किया है एनजीओ दर्पण पे, अकेले 24 में। तो ये डेटा थोड़ा सा रिवाइज हुआ है, ये देखना एक बार, है ना। 27,000 जो 220 है, ये बढ़ गया है काफी। यस, बाकी ठीक है। बाकी लाइफ साइकिल एनालिसिस से हम लोगों ने देखा। अब इसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट पॉइंट्स लिखना है, एक्सप्लेनेशन लिखना है और एग्जाम्पल ऐड करने हैं। और जितने ज्यादा एग्जाम्पल यूपी के हो जाएंगे, ये क्वेश्चन उतना ज्यादा यूपी स्पेसिफिक हो जाएगा। तभी हम कह रहे हैं कि जीएस 5 का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली जीएस 1, 2, 3 को मिला के बनाया गया है। एग्जाम्पल्स यूपी के याद करने हैं, बाकी जो पॉइंट्स डेवलप करना है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो वो है, वो पूरा पूरा जीएस 1, 2, 3 में ही इंसान सीख लेता है। बस पॉइंट्स जो होंगे, वो जो एग्जाम्पल्स होंगे, वो यूपी के होंगे। तो इसी अप्रोच से यूज किया गया कि रजिस्ट्रेशन में कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन है, एफसीआरए के जो डिले होता है एफसीआरए अप्रूवल्स में, यूपी का कंटेक्स्ट दिया गया है इसमें कि बुंदेलखंड और ईस्टर्न यूपी में जो रिपोर्ट है कि प्रोसीजरल कंफ्यूजन होती हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे फंक्शनिंग करनी है, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइंस है। कई बार सेंटर और स्टेट की जो गाइडलाइंस है उनमें क्लैशेस होते हैं, उसकी वजह से इशू होता है। फंडिंग एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन इश्यूज हैं, कैपेसिटी एंड ह्यूमन रिसोर्स ऑपरेशनल वीकनेसेस, जैसे बताया गया कि ट्रेन मैनेजर्स नहीं है, स्पेशलिस्ट अकाउंटेंट्स नहीं है, डिजिटल स्किल्स नहीं है, डिजिटाइजेशन नहीं हुआ एनजीओ का, जिसकी वजह से वो एक्चुअल अपना पोटेंशियल है उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे। और इसी तरीके से प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन की बजाय कॉन्फ्रंटेशन शुरू हो जाता है। ये बात हमने अभी शुरुआत में देखी भी थी। तो यूपी के बारे में बताया गया है कि यूपीएसडी में अब क्या, इसमें क्या हम लोगों ने एग्जांपल ऐड कर दिए कि यूपी या सेंटर ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं प्रमोशन ऑफ एनजीओ को, किसी एनजीओ को प्रमोट करने के लिए। तो इसी लाइन पे ये आंसर हो जाएगा। अब इसमें सजेशन पूछा नहीं था, लेकिन मान लो अगला क्वेश्चन, क्योंकि इस साल तो क्वेश्चन आ चुका है, आगे क्वेश्चन आ सकता है कि क्या क्या रिकमेंडेशन है जिससे एनजीओ को सुधारा जा सकता है। उसमें भी लाइफ साइकिल अप्रोच को यूज कर सकते हैं। कैसे? सिंगल विंडो अप्रूवल, डाइवर्सिफाइड फंडिंग, कि सिर्फ फॉरेन फंडिंग या सीएसआर फंडिंग पे ना हो, आगे भी फंडिंग के सोर्सेस खोले जाएं फॉर दी एनजीओ। बाकी जो सोल्यूशन होगा वो हमेशा वे फॉरवर्ड होगा कि सिविल सोसाइटी जो है वो सब्स्टिट्यूट नहीं है स्टेट का, क्योंकि वो स्टेट के सब्स्टिट्यूट की तरह काम करना शुरू होते हैं, इस वजह से कन्फ्रंटेशन होता है, बट एक एसेंशियल पार्टनर फॉर इंक्लूजन डिलीवरी। तो ये आप हर सिविल सोसाइटी या एनजीओ के लिए आप लिख सकते हैं ये चीज। स्ट्रेंथनिंग ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड स्टेट सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप पे फोकस करना है। कैन एनेबल एनजीओ इन यूपी। अब ये क्वेश्चन एनजीओ यूपी का था, तो आपके कंक्लूजन में भी ये चीज दिखनी चाहिए कि आपका जो कंक्लूजन है वो भी यूपी के ही सेंट्रिक है, टू ट्रूली कॉम्प्लीमेंट गवर्नेंस एंड डिलीवर इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो बेसिकली कीवर्ड्स का गेम है, आखिरी में कंक्लूजन लिखने ठीक है सर, वेल सेड। हिंदी वाले मित्र परेशान ना हो, पहली चीज तो हिंदी उसके नीचे ही लिखा हुआ है। दूसरा, जब वो बोल रहे हैं तो कीवर्ड पे फोकस ज़्यादा करना है, और कीवर्ड अगर जैसा कीवर्ड है सर्विस डिलीवरी है, तो सर्विस डिलीवरी को अगर बहुत ज़्यादा ऐसे सेवा प्रदाता या सेवा डिलीवरी बोलेंगे तो थोड़ा समझेगा कम। नीचे लिखा हुआ है सर्विस डिलीवरी, उसका कीवर्ड वही है, तो तनाव बहुत ज़्यादा मत लो। बाकी थोड़ा सा श्रेय हिंदी वाले जो कीवर्ड्स हैं उनको भी एक बार कर दिया करो, भले थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, बट ठीक है, लोगों को ज़्यादा समझेगा हिंदी वाले विद्यार्थियों को। बाकी लिखा तो नीचे है, दोनों माध्यम में कंटेंट लिखा हुआ है, अलग अलग भी मिल जाएंगे, तनाव नहीं उसका। इसका जो टेक अवे है, मैं 2-3 चीज़ें जो मैं ऑब्जर्व कर पाया, एक तो एनजीओ में या कई और प्रश्नों में लाइफ साइकिल अप्रोच एक्चुअली में काम करती है। एक घंटे का एनजीओ पे बहुत शानदार लेक्चर यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, देख लेना, बहुत ही एनालिटिकल है, सर्च कर लेना एडमित्र एनजीओ। दूसरा, प्रैक्टिकली आपको याद रहे इसलिए 2-3 बातें मैं इसमें और बोलूँगा। पहला तो ये है कि जो इंडिया में एनजीओज है ना, मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, बट मोर देन 50% एनजीओज सिर्फ 3 सेक्टर में काम करती: हेल्थ,
एजुकेशन और राइट बेस्ड जो एनजीओ होते हैं वो अधिकार के लेकर के, जातियों के नाम पे या कोई अधिकार समूह है, कोई ग्रुप है, उसके नाम पे एनजीओज बन जाते हैं उनकी हेल्प करने के लिए। जैसे बंजारा समुदाय है मान लो, उसके लिए कोई एनजीओ काम कर रहा है। तो व्हाट आई एम टेलिंग कि भारत में अधिकांश एनजीओ इन्हीं 3 सेक्टर में हेल्थ, एजुकेशन, राइट ग्रुप वाले काम करते हैं, जिसकी वजह से तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एनजीओ की एक्चुअली में ज़रूरत है, बट वो सर्विस वहाँ तक पहुँच नहीं पाती। एक तो ये बात है, डाइवर्स नहीं एग्जैक्टली। दूसरा जो बताया था अभी श्रेय ने डिस्कस किया एक आर्गूमेंट कि टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं एनजीओज के पास। ऑफकोर्स उनमें आपस में चूँकि जातीय क्लासेस होते हैं, आपस में इकोनॉमिक और नॉलेज एसिमेट्री होती है, तो साथ में मिलकर काम नहीं कर पाते हैं, कोऑर्डिनेशन की वजह कन्फ्लिक्ट होता है गवर्नमेंट के बीच भी, आपस में भी। लेकिन एक्सपर्टीज वाला मामला इतना ज़्यादा है कि मैं एक उदाहरण दूंगा जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, आपको ध्यान रहेगा। मैं जहाँ रहता हूँ उसके पीछे एक बहुत सुंदर बटरफ्लाई पार्क है, बटरफ्लाई इको पार्क है, जहाँ पे तमाम प्रकार की तितलियों को बहुत अच्छे से कंजर्व कर रहे हैं वो लोग, लोटस वगैरह के फूल वगैरह लगे हुए। एक दिन मैं बैठा हुआ था तो एक बंदा आया उस पर्टिकुलर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, जो एनजीओ है, लाखों रुपए सीएसआर से मिलते हैं सिर्फ मैनेज करने के लिए, और वो उसका हेड था जो मैनेज कर रहा था। आया, बोला आप जहाँ सोसाइटी में रहते हैं उस सोसाइटी की तरफ से कोई तो भी कूड़ा जलाता है, ठीक, जिसकी वजह से धुआं जाता है और हमारी तितलियों पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। ठीक, हमने कहा ठीक है। बाकी और 1-2 चीज़ें उसने सजेस्ट की जिसकी वजह से बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो चूंकि मेरे भीतर का एनवायरनमेंट वाला विद्यार्थी जाग गया, तो मैंने कहा हम तुम्हारी मदद करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम देखेंगे, बट मुझे बताओ किस टाइप का इम्पैक्ट पड़ रहा है। एक ही सवाल था सिंपल, ये 2-3 प्रॉब्लम जो बताया किस टाइप का इम्पैक्ट पड़ रहा है। उस एनवायरमेंटल एनजीओ का वो हेड था जो उस पूरी चीज़ को मैनेज कर रहा था साइंटिफिकली, नहीं बता पाया। फिर मुझे समझ में आया कि अगर एक एनजीओ का सबसे बड़ा टेक्निकल करता धरता, जिसको बेसिक्स नहीं पता, बस उसको पता है कि ऐसा कुछ होता है, तो इससे पता चलता है किस लेवल के, किस कम एक्सपर्टीज लेवल के एम्प्लॉइज उनके पास में, किस तरीके से वो मैनेजमेंट करते होंगे। किसी ने साइंटिफिक अप्रोच बताया, करके चला गया, लेकिन उसको मैनेजमेंट करने वालों को कितना अनअवेयरनेस है। तो एनजीओज के पास में वो लोग जो बेरोजगार हैं, जिनकी सैलरी बहुत कम है, मार्केट में उनको काम नहीं मिलता, वो पार्ट टाइम काम कर लेते हैं, एनजीओ में काम कर रहे हैं, इसलिए बहुत प्रतिष्ठा की नौकरी भी नहीं समझी जाती, भले वो अच्छा काम कर रहे हो। तो उसमें आना चाहिए चाहत के हिसाब से, पैशन के हिसाब से, और आकर्षक लगना चाहिए। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है ह्यूमन रिसोर्स का। ह्यूमन रिसोर्स का तो हर जगह प्रॉब्लम है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, या रहने दें आज? बोलो बोलो बोलो, कुछ कहना चाहिए? सिलेबस पे डिस्कस करते हैं। हाँ, सिलेबस पे डिस्कस करना है। ठीक है, करें सिलेबस पे या बोर हो गए तुम लोग? हाँ जनता? जी सर, कर दीजिए। सर कर दीजिए प्लीज, सर कर दीजिए प्लीज। सर मुझे बोलने में बड़ा आलस आता है आजकल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, है ना। तो मैंने अपने वीटो कर दिया है, और वीटो करके कहा है कि सिलेबस की रिकॉर्डिंग डालेंगे ताकि हम एनालाइज कर दें ज़्यादा ऊर्जा के साथ। 1 घंटे हो गए, इंटरेक्टिव सेशन है इसलिए आपके सवाल जवाब लेते हैं। जनता के जो भी सवाल जवाब हैं श्रेय उसको लेंगे, उसके बाद में सेशन एंड करेंगे। प्लीज़ एक एक करके, ठीक है? ठीक, प्लीज आस्क। सर फर्स्ट मेंस दे रहे हैं तो स्टार्ट कैसे करें, उसका काफी कंफ्यूजन हो रहा है कि कैसे पढ़ना स्टार्ट करें कि इतना कुछ रिटेन रहे। रिटेन रहे, पहला मेंस दे रहे हैं, 2-3 चीज़ें हैं महत्वपूर्ण। एक तो है कैपेसिटी बिल्डिंग, दूसरी है प्रैक्टिस। कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए आपको सिलेबस से गो थ्रू होना पड़ेगा। भगीरथ प्लस में हम एक एक टॉपिक पे अभी शेड्यूल दिखाया ही, पूरा पढ़ाने वाले हैं, तो चाहे यहाँ से कहीं और से जैसे आपको ठीक लगे पूरा पढ़िए। फिर उसके बाद में जो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, जो चिंतन कर रहे हैं, जो स्किल है, अप्रोच बिल्डिंग है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीवाईक्यू की गहरी समझ रख सकते हैं, उसको बहुत अच्छे सिलेबस को इंटरलिंकेज के माध्यम से पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। ये है मेरा टेक, आपके जवाब आपके उस पर। श्रेय? 2 ही पॉइंट है, प्रोसेस और प्रायोरिटी। मेंस में ये इशू फर्स्ट अटेम्प्ट दे या कोई भी दे, अपने पास साइज, लिमिटेड साइज है, कैपेसिटी है चीजों को याद करने की। प्रायोरिटी प्रोसेस इसलिए कि एक चीज बार बार गुजरेगी। एक बार आपने पढ़ी, आपने उसमें आंसर लिखा, कहीं पे और सुना, वो बार बार रिवाइज होते होते वो कुछ एग्जांपल्स होते हैं, वो आते हैं रिटेन। प्रायोरिटी इसलिए कि हर चीज में पढ़ना क्या है, बहुत बड़ा सिलेबस है, जो पीवाईक्यूज रिलेटेड क्वेश्चन है उसको ज्यादा प्रायोरिटी पे रखने हैं। उससे क्या होगा कि आपको पता रहे कि अच्छा ठीक है, मेरे जो मेन चीज है वो कवर हो गई है। तीसरी चीज टेस्ट सीरीज मेन है, क्योंकि आपको 2 ही चीज याद रहती है मेंस में। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हर बार यही होता है। वो चीज जो मैंने बार बार हर जगह यूज की हुई है, कभी ऐसे में यूज की हुई है कोई एग्जांपल, वही चीज कभी GS1 में यूज कर ली, कभी GS3 में यूज कर ली, वो चीज याद रहती है।
और दूसरी जो आपके पास शॉर्ट है, अपने अपने हाथ के बनाए नोट्स होते हैं, शॉर्ट या फिर कहीं से भी नोट्स होते हैं, आपके शॉर्ट नोट्स जो होते हैं जो आपने एग्जाम में घुसने से पहले ही देखे होते हैं, वही दो चीजें होती हैं। तो प्रोसेस प्रायोरिटी को ही मेन है, प्रोसेस और प्रायोरिटी प्रायोरिटी में एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि मार्केट में कुछ लोग GS5 और 6 का बीन बजा रहे हैं, उनको तो समझता भी नहीं खैर सिलेबस। हमने तो कहा था कि GS6 और GS3 में 40% सिमिलरिटी है और GS5 का पेपर फ्रॉड है। फ्रॉड इसलिए है क्योंकि सारी जगह से उन्होंने मिक्सचर उठाया और GS5 में उड़ेल दिया। तो जो लोग GS5 3 महीने पढ़ेंगे ना, वो उनका क्या भला होगा। अगर आपने GS1 2 3 पढ़ा, ठीक 1 2 3 6 पढ़ा, तो आपको GS5 पढ़ने की जरूरत ही नहीं। कुछ यूपी स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स आपको देखने हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। एनजीओ की प्रॉब्लम जिसे समझ में आ जाएगा, वो कुछ यूपी के एनजीओज को देख लेगा या यूपी में बड़ा प्रॉब्लम क्या हो सकता है उसको समझ लेगा, तो आंसर लिख लेगा। लेकिन नहीं, आपको पढ़ना है GS5। तो पहली चीज़ तो प्रायोरिटाइज क्या करना है, प्रायोरिटाइज करना है जिसके माध्यम से आपको अधिकतम बेनिफिट मिल सके। ठीक है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो पहले तो कैपेसिटी बिल्डिंग करनी पड़ेगी। पहले दिन से ही आंसर राइटिंग का जो बीन बजाने वाला खेल है वो बंद करो। कैपेसिटी बिल्डिंग पहले पढ़ो, उसके बाद में प्रैक्टिस करो। ठीक है ना, पढ़ना प्रैक्टिस, रिवर्स भी करना है, प्रैक्टिस करके भी पढ़ना है, लेकिन पहले पढ़ लो, कुछ तो पता चल जाए। एनजीओ के बारे में तो कुछ आता ही नहीं, एनजीओ क्या होता है यही नहीं पता है, और तुम एनजीओ पे आंसर लिख रहे हो, तो वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा सवाल था आई थिंक, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मैंने कमेंट में पूछा है। AKM, क्या नाम है आपका? मानव। हे महामानव। सर इंट्रो और कंक्लूजन रेडीमेड ही रखें या वो क्वेश्चन देखकर क्रिएट करना पॉसिबल है? क्या है ना मानव जी कि कुछ इंट्रो कंक्लूजन ऐसे होते हैं जो एक उम्र तक काम आएंगे, आपको हमेशा काम आएंगे। अब एनजीओ पे कुछ भी आ जाए, एक डेटा ड्रिवन इंट्रो कि भाई इतने 37 लाख एनजीओ हैं, 10% फाइल करते हैं, ये प्रॉब्लम है, डेटा ड्रिवन। एक कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस कि भाई FCRA आ गए, डंडा गवर्नमेंट ने उठाया, मारना शुरू किया, बंद करो फालतू एनजीओ। एक वो कॉन्टेक्चुअल सिग्निफिकेंस है। एक डेफिनेशन बेस्ड एनजीओ, व्हाट इज एनजीओ, है ना। तो 3 तरीके के इंट्रो हो सकते हैं, पॉसिबल 3 तरीके के इंट्रो, और वो तीनों तरीके के इंट्रो हम आपको रेडीमेड दे ही रहे हैं। एक तो ये तरीका हो गया, कुछ ऐसा अक्कड़ बक्कड़ बम्बे से वो आ गया जो करंट अफेयर से है, तो आपको वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। बट मेनली मुझे लग रहा है डेटा, कॉन्टेक्स्ट, सिग्निफिकेंस, सॉरी ये क्या था, डेफिनेशन। हाँ सर, जैसे इंडिया बांग्लादेश आया था, अब आपने इंडिया बांग्लादेश में प्रधानमंत्री का कोट पढ़ा हुआ है, बट ज्यादा बेटर ये है कि कंटेक्स्ट दे दीजिए कि अभी जो इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज अपीवल हुए हैं, और जो आपने इंट्रो याद किया हुआ था उसे कंक्लूजन लिख दीजिए। तो रिजिड अप्रोच किसी भी चीज में नहीं है। हाँ, जो मेजर टॉपिक्स हैं उनके इंट्रो कंक्लूजन तैयार रखने चाहिए, बिल्कुल बात सही है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन करंट कंटेक्स्ट आया है तो उसको उसमें करंट लिखना चाहिए, वहां पे तुरंत वहां पे लिखना चाहिए। और मेन है कि एड्रेस कर रहा हो, इंट्रो कंक्लूजन जो है वो क्वेश्चन के फ्लो में हो। जैसे विमेन एम्पावरमेंट का क्वेश्चन है तो डॉक्टर अंबेडकर की लाइन याद रखी हुई है, सब लोगों ने, काफी लोगों ने याद रखी हुई है, किसी ने जवाहरलाल नेहरू लाइन याद रखी हुई है। तो ऐसा होता है कि फायदा होता है रेडीमेड याद करने का, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी भी साथ में रखनी क्वेश्चन की चाहिए। डिमांड देखना है, डिमांड देख करके फिर जो आपको आता है फिर उसका यूज करना है। ऐसा नहीं पूछा कुछ है तुम लिख रहे हो वो, पूछो कहीं से लिखूंगा वहीं से ऐसे नहीं करना है कि जो तुम्हें आता है वहीं लिखना है। जो पूछ रहा है पहले उसको एक बार देख लो, फिर जो तुम्हें आता है उसको उस हिसाब से उपयोग करो। ठीक है ना, हम तुम्हें जो दे रहे हैं वो सोर्स है। ठीक, डायरेक्ट आएगा तो बहुत अच्छी बात, उसका यूज कैसे करना है वो प्रैक्टिस से आएगा। नेक्स्ट सवाल। सर एक क्वेश्चन है, एक्चुअली सर सजेशन है कि जो क्वेश्चंस आप डिस्कस कर रहे हैं वो कुछ 8 नंबर क्वेश्चन है, कुछ 12 नंबर के हैं, बट डिस्कस करते समय अगर सर उसमें लिमिटेशन और जो भी डायमेंशन हो सकते हैं अगर वो हो जाएंगे तो थोड़ा ऑलरेडी नोटेड कौन से क्वेश्चन में कितने डायमेंशन खोलने हैं, क्या है, ऑलरेडी मैंने इसीलिए रोका था कि भाई डिमांड क्या है, क्या डायमेंशन बन सकते हैं, 12 है या 8 है। एक तो वो लिखवा देंगे, लिख जाएगा रेडीमेड वहाँ पे कि कौन सा कितने मार्क्स का क्वेश्चन था। और डिस्कस करने के पहले से हम तय करेंगे कि क्वेश्चन में डिमांड क्या है और क्या क्या हम डिस्कस करेंगे। आउटलाइन मैं ही कर दूंगा, फिर उसके बाद डिस्कस करूंगा। ऑलरेडी नोटेड, ऑलरेडी हमने एग्जीक्यूट भी किया है। शुरुआत में थी सेशन में, आप डिड इट किया है सेशन में। कोई दूसरा आज का PDF तुरंत मिल जाएगा थोड़ा आज ही, जिससे हम पढ़ सके जो हमने पढ़ा है। अभी वीडियो अपलोड हो जाएगा उसके 1 आध घंटे 2 घंटे बाद, कोई गलती ना हो थोड़ा एक बार देखना पड़ेगा। ठीक है, कई बार सर जो आप बता रहे हैं ना, इससे काफी चीज याद हो पा रही है, लग रहा है कि कर लेंगे, पढ़ लेंगे तो वो जल्दी याद हो जाएगा। अगर अभी कर लिया 1-2 दिन में, बिल्कुल ये तो मिल ही जाएगा। अभी ये क्रेविंग आने दो ना, भूख
क्या बोलते हैं उसको, सूप पीते हैं शुरुआत में, क्या बढ़ाने के लिए, एपेटाइट बढ़ाने के लिए। तो भूख बढ़ने दो, इससे अच्छी बात है कि सही दिशा में भूख लग रही है। ये तो टॉनिक है भूख बढ़ाने की। पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन तैयार हैं सिलेबस और टॉपिक पर, डोंट वरी, बढ़ने दो क्रेविंग। अगला सवाल, नेक्स्ट। सर जैसे मेन कोर्स 30 तारीख 1 नवंबर से स्टार्ट होना है, तो इधर भी जो एक वीक सर बचे हुए हैं तो उसमें क्या करना चाहिए? जैसे कि या तो कोई पेपर्स जो लास्ट ईयर आपने कराया उसको कर ले या कुछ और। ये क्लास एक तो चली रही है, उन लोगों को भी ध्यान में रखते हुए जो थोड़े से एवरेज किस्म के हैं, जो पहले से ही नहीं महामानव हैं, उनके लिए भी है कि उनको सिलेबस समझे, उनको पेपर समझे, उनको एनालिसिस समझे, डिमांड समझे, अप्रोच समझे, एपेटाइट बढ़ा रहे हैं। नहीं तो दिक्कत क्या होगी ना, सीधे सिलेबस डिस्कस करना शुरू कर देंगे, पढ़ाना शुरू कर देंगे, समझ में सब आएगा पर वो थोड़ा सा कम आएगा। ठीक, तो जो लोग पहले से सब कुछ जानते हैं वो क्या करें, 2024 में भगीरथ प्लस में एनरोल्ड थे ही, आपके पास नोट्स होगा, वहाँ से पढ़ना शुरू कर दो। ठीक है, वहाँ से भी कर सकते हो। या फिर दूसरा काम क्या करो, दूसरा ये करो कि PYQ जो है शोध श्रृंखला आपके पास अवेलेबल होगी, नहीं होगी तो फिर से करवा देते। PYQ को देखो, एनालाइज करो, और जब मॉडल आंसर भी मिलेगा तो बाद में उसको सॉल्व भी कर लेना। तो कुछ कुछ पढ़ते रहो, ठीक, या जो स्टैटिक नोट्स हैं उनको पढ़ते रहो, 2-4 दिन की बात है। और जो कर रहे हैं तो 1.5-2 घंटे आपका जा ही रहा है ना, रिवीजन करने में भी 1-आध घंटे जाता हो, 2-3 घंटे तो जा ही रहा है। ठीक, और नेक्स्ट। हेलो, बोलो भैया। सर मेरा सवाल श्रेय से है। एक्चुअली काइंड ऑफ पर्सनल है कि सर जैसे आपने IIT किया और अभी आपको अपने फ्रेंड्स को देख के लगता होगा कि दे आर अर्निंग गुड, वो बहुत अच्छे पैकेज पर हैं, तो और UPSC में आपका नहीं हो पा रहा अनफॉर्चुनेटली, तो सर आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रख पाते हैं ऐसे टाइम पे? पहले ये सवाल पूछने का पीछे वाला वर्जन, तुम्हारा दुख भी सेम है क्या परम? काइंड ऑफ। ठीक है श्रेय, प्लीज इसको और बड़ी मौलिकता के साथ बताना, एक आदर्श आंसर, एक अपना खुद का आंसर। ठीक है, सब आवाज नहीं आ रही है, जमाना बड़े शौक से सुन रहा था। नहीं, इश्यू तो यही है, इश्यू तो यही है। बट पढ़ना पढ़ाना पसंद था हमेशा से, तो उसका इशू नहीं होता कि मोटिवेशन, हाँ मतलब बात सही है, बीच बीच में हिट आती है इस चीज की कि भाई सब कमा रहे हैं इतना ज्यादा, बट ठीक है, प्रोग्रेशन जब तक प्रोग्रेस रहती है तब तक वो मोटिवेशन लूज नहीं रहता है। अगर हर दिन प्रोग्रेस हो रही है, हर टाइम इंटरवल में अगर आप इवेलुएट करें कि प्रोग्रेस चल रही है, आप ज्यादा अच्छा समझ रहे हो चीजों को, ज्यादा नॉलेज एक्सपेंशन हो रहा है, तो वो ठीक रहता है। फिर बाकी एक बैकअप रखना है, बैकअप है मेरे पास तो उतना इशू नहीं होता है। इसका वो वाला आंसर, खुद को मोटिवेट कैसे रखते हो, ये कोर डिमांड था आई थिंक क्वेश्चन का, प्लीज, है ना? ठीक था ना ये कोर डिमांड? हाँ चलो एड्रेस करो उसे। मोटिवेशन का तो कोई ऐसे पिल तो नहीं है मेरे पास। वो कैसा है भाई, पढ़ाते वो भूल जाते हैं कि वो इसके साइंस के स्टूडेंट के साथ साथ सोशियोलॉजी और फिलोसॉफी के भी स्टूडेंट हैं, तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन आपके थोड़ा सा अंत में स्वीकार कर लेने वाले भाव से भी आता है। बाकी श्रेय इससे पहले JEE वालों को पढ़ाते थे, और चूंकि इनका फिजिक्स ऑप्शनल था, तो जब एडमेट्रे ज्वाइन कर रहे थे तो इनके मन में एक बड़ी क्वेरी जो थी, बता ही देते हैं कि भाई JEE में पैसा ज़्यादा मिल रहा था, UPSC में तो कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, एक सैचुरेशन, क्योंकि अब भाई नहीं ना उतना, टेक वाले हम जैसे लोग तो वैसे भी पैसे कमाते, इंस्टीट्यूट के पास पैसा नहीं ज़्यादा। तो इनको मैंने बोला एक तो जो भी आएगा आपको कंपनसेट करने की कोशिश की जाएगी, देखते हैं अच्छा काम होगा, सब कुछ अच्छा होगा तो लोग आएंगे, फीस बहुत कम है पर फिर भी आएंगे। दूसरा मेरा कहना था, अंत में आपने UPSC इंटरव्यू दिया, बहुत अच्छे मार्क्स थे, UR कैटेगरी में कुछ मार्क्स रह गए, अगर आप दोबारा देते हो एग्जाम, सेलेक्ट होते हो, तो आपके लिए समय चाहिए पढ़ने का। आप JEE वालों को पढ़ाओगे तो पैसा तो आ जाएगा, आपको ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन फिर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होगी। यहाँ करोगे तो हो सकता है कि आप पढ़ते भी रहो पढ़ाते भी रहो, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं काइंड ऑफ विन विन गेम है इनके लिए, अभी फ़िलहाल के लिए अपनी एक्सपर्टीज, अपना नॉलेज भी यहाँ पे साझा कर रहे हैं, और अंदर से एक थोड़ा सा शांति का भाव भी है कि अच्छा कर लेंगे लाइफ में, कॉन्फिडेंस भी है। भीतर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो अचीवमेंट हो जाता है, IIT के बाद नौकरी भी कर रहे होते, पैकेज भी अच्छा होता तो भी शांति नहीं आती। तो अंत में दोनों ऐसे सन्यासी राजा जैसी हालत है इनकी। चलो अगला सवाल भैया। मेरा क्वेश्चन, गुड इवनिंग सर।
सर मैंने ना बहुत सारी टॉपर्स नोटबुक कॉपी जो है वो देखी है, तो सर उनमें जो वो लोग आंसर्स लिखते हैं, तो मतलब जैसे मैं फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करूंगी मेंस, अगर हो पाया प्रीलिम्स, तो मैंने ये देखा है उनका जो लैंग्वेज होता है, जैसे हमें लगता है कि बहुत टफ लिखना होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में उन्होंने आंसर्स लिखे हुए हैं, बट अभी जैसे हम लोग जो गो थ्रू कर रहे हैं क्वेश्चंस के, तो ये लैंग्वेज एज कम्पेयर टू टॉपर्स नोटबुक थोड़ा सा मैं मतलब इसमें हायर श्रेय के साइड पास पे पास है। करूंगा, उसके पहले मैं एक बात बताऊं कि सोचते हैं यहाँ, समझते हैं यहाँ, और तब लिखते हैं यहाँ। तो जो टॉपर्स है ना श्रेय, अभी इस पे आंसर देना, बट जो टॉपर्स जिनकी तुम कॉपी देख रहे हो ना, इन्होंने जो हम देख रहे हैं ना वहाँ उन्होंने भी सोचा यहाँ था, बट मेंस इज मोर अबाउट रिकॉलिंग रेदर रिकॉग्निशन। कितना भी रट्टा मारा होगा, कितना भी पढ़ा होगा, फिर उसका जाकर के एक फ्रैक्शन, एक परसेंटेज वहाँ पे रिप्लिकेट कर पाए होंगे, रिप्रोड्यूस कर पाए होंगे। ऐसा नहीं है उन्होंने पहले दिन से ही अर्धनग्न फकीर और गांधी जी जैसे सादा जीवन जिया होगा, नहीं। दुनिया की जितनी भी बेस्ट पॉसिबल चीज़ें अवेलेबल थी उन्होंने पढ़ा होगा, लेकिन उसको रेप्लिकेट नहीं कर पाए उस लेवल तक, ठीक है ना। उनका जो सोर्स होगा वो भी स्टैंडर्ड होगा। हम आपको जो उपलब्ध कराएंगे वो ऐसा उपलब्ध कराएंगे कि उसका 10% भी आप यूज कर पाए तो आपका जीवन सफल हो जाए। हाँ श्रेय प्लीज। ये बात मैंने बताई भी थी कि ये मॉडल आंसर्स नहीं है। ये कोई नहीं कह रहा है कि आप इसको रेप्लिकेट करने वाले हैं वहां जाकर के। 30% 40% वहां रेप्लिकेट होता है, तब भी अच्छी खासी रैंक आ जाती है, बट वो तभी होगा जब आप इस लेवल की चीजें पढ़ेंगे। और दूसरी बात, कीवर्ड्स तो सभी यूज करते हैं। आप अगर कीवर्ड्स मिस कर रहे हैं, मतलब आपका आंसर पढ़ करके समझ में आता है कि वो आंसर इकोनॉमी का है, वो पढ़ करके समझ में आ जाना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कीवर्ड्स हैं मेन वो उसमें डले हुए हैं, GS1 के जो कीवर्ड्स हैं वो वहां पे हैं, IR के जो कीवर्ड्स है वो वहां पे हैं। अगर वो वहां पे हैं तो वो उसके बाद वो आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती होती, समझ में आता है कि हाँ पढ़ा लिखा आदमी है। तो वो कीवर्ड्स तो यूज करने ही होते हैं। और जब वही सर ने कहा कि जो हाई क्वालिटी कंटेंट पढ़ने के बाद ही फिर वो वैसे सिंपली वो कीवर्ड्स आते हैं और फिर वो फ्लूइड तरीके से निकल पाता है वहां पे, बहुत कम रहता है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है ना नेक्स्ट वहाँ पे। क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन नहीं है, इट्स मोर ऑफ अ टेस्टिमोनियल बॉर्डरिंग ऑन पेड प्रमोशन। इफ यू अलाउ मी आई विल नीड 1 आवाज नहीं आ रही भैया, प्लीज थोड़ा लाउड और क्लियर बोलेंगे क्या? सर मैं कह रहा हूँ कि मेरा क्वेश्चन नहीं है, टेस्टिमोनियल है, माइट साउंड बॉर्डरिंग ऑन पेड प्रमोशन, बट आप मेरे को 1 मिनट अलाउ अरे करेंगे तो प्लीज आई प्लीज विल। यार, गो अहेड। हाँ तो सर लास्ट ईयर मेंस था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट मेंस था, कुछ पहले समझ नहीं आ रहा था, विच आई थिंक कि ज्यादा लोगों की अभी समस्या होगी। तो जो जनरल प्रोसेस है, नोट्स बनाना, सिलेबस के टॉपिक वाइज नोट्स बनाए, सब कुछ किया, बट एग्जाम के 20 दिन पहले कुछ समझ नहीं आ रहा था। सारे नोट्स बना लिए थे, सब कुछ कर लिया था, लिखा था, सब कुछ कर लिया था, तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। फिर एस्से का कुछ देखना शुरू किया तो आपका वीडियो नजर आया, फिर आपका कंटेंट मिला, तो मुश्किल से मुझे लास्ट के 15 दिन में आपका कंटेंट मिला है। आपका कंटेंट मिलने के बाद मैंने कुछ और नहीं किया। नोएडा से इलाहाबाद जाते हुए रास्ते में आपके लेक्चर सुने हैं, रात में लेक्चर सुने हैं, वो क्वेश्चंस पढ़े हैं, डेली मैंने यही इतना ही किया है और मैंने कुछ नहीं किया। एंड आई थिंक आई हैव गिवन माय बेस्ट मीन, जो होना होगा हो जाए, ठीक है। तो इफ एनीबडी इन दिस ग्रुप इज कंफ्यूज कि क्या करना है नहीं करना है, आई थिंक सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, एंड लिसन टू व्हाट ही इज सेइंग। एंड वो मतलब क्वेश्चन पेपर देख के इतना मजा आ रहा था ना कि 5-6 में मैंने उससे पहले 3-3 महीना लगा के नोट्स बनाए थे, और क्वेश्चन पेपर देख के मतलब आई वाज फ्लैबरगास्टेड कि भाई वर्ड बाय वर्ड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्योंकि चक्कर तो मैंने भी 10 जगह मारे थे, ठीक है। वर्ड बाय वर्ड जब क्वेश्चन आता है ना, तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है, जो दिमाग पॉइंट्स फेंकता है, आप जितना तेजी से आंसर्स लिख सकते हो वो कहीं और नहीं किया जा सकता। तो आई थिंक कोई भी यहाँ पे कंफ्यूज हो, यू आर फ्री टू टेक एज मेनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और व्हाटएवर, बट मेरे को लगता है अगर आप यहाँ पे भिड़ के कर लिए ना, तो फिर डिपेंडिंग ऑन योर राइटिंग स्किल दैट डे एंड एवरीथिंग, मेरे को नहीं लगता कि मीन्स आपका रुकेगा। I just wanted to say that. यार पहले तो थैंक यू सो मच यार, मतलब मैं इतना आत्मुग्ध हो रहा हूँ ना, मतलब मैं बोल नहीं सकता राजू। और दुनिया जाए भाड़ में, जिसको जो लगना है लगे कि इतनी तारीफ करवा रहा है, बट भाई कुछ भी हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो बाय द वे राजू थैंक यू सो मच। बट कि अभी एक कमेंट आया था जब मैंने शुरू किया, चोर है साला। तो आई वाज लाइक, अभी जिसने एक ने बोला कि सर क्यों लगाता है अपने आगे, तो मैंने सोचा मैं थोड़ी लगाता हूँ सर,
वो टीम मेंबर्स सोचते हैं स्टूडेंट सम्मान में लगा दिया, वो भी बंद करवा दिया आर्टिकल 18 के तहत स्ट्रिक्ट नो सर, ठीक है, कोई सर नहीं बोलेगा आगे से, ठीक है। लेकिन वो जो कमेंट था चोर है साला, और एक और कमेंट था कुछ और बहुत घृणास्पद कमेंट था, उसके भीतर का उसके मन के मरियाना ट्रेंच से जो घृणा निकली थी ना वो बहुत विशुद्ध थी, उससे बेहतर और विशुद्ध घृणा हो नहीं सकती थी। उसके शब्द ऐसे छन छन के निकल रहे थे, है ना। तो मैं हंस रहा था उसको सोच के, फिर नहीं ठीक है। तो पहली चीज़ तो थैंक यू सो मच राजू। लेकिन ये जो जर्नी है मेरी स्पेशली, यहाँ पे धूल भी है, शूल भी हैं, कांटे भी हैं, गुलाब भी हैं, दामन बचा के कहीं भी निकल नहीं पाएंगे। बट ठीक है, जहाँ जहाँ कांटे छल नहीं करेंगे, तुम जैसे लोग सहलाते रहोगे। थैंक यू सो मच फॉर योर ट्रस्ट, फॉर योर बिलीफ। और कोशिश करेंगे कुछ अच्छा करें जीवन में, क्योंकि खाने पीने की दिक्कत तो है नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत ठीक ठाक है। तो हाई पैसा जैसा कुछ है नहीं, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो कुंठित आदमी नहीं हूँ, इसलिए शायद कर पा रहा हूँ। अगला कोई मित्र, तारीफ अभी मत करना, अभी सवाल, ठीक है, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगा एक ही दिन। अगला सर, मैं मनीष, मेरा एक सर क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है कि एक तो सर 24 का मेंस का रिजल्ट कब तक आएगा? मैं वर्ड टू वर्ड फॉलो किया हूँ सर आपको। लाउड एंड क्लियर थोड़ा सा भैया, आवाज़ साफ नहीं आ रही। मनीष जी प्लीज। अच्छा सर, एक मिनट अभी आती मैं गया था क्योंकि मैंने पूरा कंटेंट फॉलो किया, और पेपर 6 में ये बहुत अच्छा कह रहे थे कि 9 क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन। तो सर जो कल्याणकारी योजना वाला क्वेश्चन था वो तो वर्ड टू वर्ड फंसा हुआ है। आवाज आ रहा है? हाँ, आप तारीफ कर रहे हो कि पेपर 6 में एडमित्रे के 2024 वाले भगीरथ से वर्ड टू वर्ड आया था। मत करो तारीफ एक ही दिन, नहीं तो फिर लोगों को लगेगा हाँ सर, अहो रूपी अहो धुनी। नहीं सर, वर्ड टू वर्ड 9 क्वेश्चन तो सेम थे, और उससे पहले जो जैसे अंगूर वाला था, और ऐसा लग रहा था कि पेपर आई बाय टाइम 20 मिनट बच गए थे मेरे पास, फिर मैं उसे अंडरलाइन करता रहा, कुछ सोचना भी नहीं पड़ रहा था, कलम तो रुक ही नहीं रही थी। बाकी पेपर सभी अच्छे हुए थे, लेकिन पेपर 6 तो कुछ ज्यादा अच्छा हुआ था। मेरी बस एक ही है इच्छा, बाकी तो ठीक है, बहुत सारे लोगों की भावनाएं होंगी। एक ही इच्छा है कि जब आप लोग अभी मेंस क्वालिफाई हो जाओ, इंटरव्यू के लिए ऑलरेडी 350 लोग जुड़ चुके हैं, उनको गाइड करना शुरू किया था, 2-3 सेशन भी हुए थे, बट बीच में रोकना पड़ा प्रीलिम की वजह से। अभी फिर से उनको गाइड करना शुरू करेंगे। श्रेय इंटरव्यू वाले में भी बैठना है अपने को, 3-4 कुछ ऑफिसर्स को बुला लेंगे जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं यूपीएससी में, तो थोड़ा उनको हेल्प करेंगे हम लोग। और जब एक बार सेलेक्ट हो जाओ, अच्छे रैंक से आ जाओ, तब उसके बाद में कोशिश करो कि एडमित्रे की जो फीस है, जो इस संस्था की फीस है, पहले से ही कम है, बट वो फीस और आधी हो सके और कम हो सके। मैं चाहता हूँ कि जितनी फीस है, पहले से ही बहुत कम है, आई थिंक मेंस 3,000-3,500 रुपये पे एडमित्रे मेंस पढ़ाता है, पूरा मेंस। जो पुराने स्टूडेंट हैं कुछ 1,000 रुपये ज़्यादा लेकर के नए स्टूडेंट से, तो वो फीस और 1/3 हो जाए। इसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए, क्योंकि मौलिक प्रयास चल रहा है। तो लोगों को बताओ कि भाई ये मिनिमम फीस पे जो भी मार्केट में लाखों रुपए का, हाँ प्लीज। कम से कम मैं 20 लोगों से कहा हूँ, और पिछली बार भी 4-5 लोगों को ज्वाइन कराया था, और इस बार पर्पज बड़ा है मनीष जी, पर्पज बड़ा है। पर्पज ये नहीं है कि पैसे आए, पर्पज ये है कि चूंकि ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा महंगा कोर्स है, ऑलरेडी हमने बहुत कम रखा ताकि बस सर्वाइव भी करें और लोगों को हम अच्छी सर्विस भी दे सके। आप श्रेय आईआईटी से पढ़े, श्रेय को अगर कंपनसेट करना है तो फीस तो लेनी पड़ेगी, ऐसा तो नहीं, क्योंकि उन्होंने जेईई में पढ़ना छोड़ा है। उनको भी अकेले में सोचते होंगे कि इतना मेहनत करता हूँ और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो नहीं। अंत में आदमी तो फिर अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा ना, उसमें बुरा क्या है? ये कोई स्वार्थ या परमार्थ का मामला नहीं है, ठीक है। मैं भी जो कर रहा हूँ वो इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि शायद मेरी फाइनेंशियल ज़रूरतें एडमित्रे से पूरी नहीं होती हैं, और दूसरा मुझे लगता है कि जो मेरे भीतर पैशन था पढ़ाने का, वो और कहाँ पूरा होगा। जिस तरीके का आदमी हूँ, बदमाश कोई रखेगा नहीं काम पे, मुझे ना कर पाऊंगा मैं, ठीक। तो कम से कम यहीं पे चलो। तो मैं चाहता हूँ ये फीस और भी कट डाउन हो, 1/3 पे आए, ना के बराबर फीस होती, ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन था सर, क्या सर आरओ का टेस्ट सीरीज भी चलेगा? लर्निंग सीरीज है, जीएस वाली लर्निंग सीरीज है, जो पीसीएस के लिए वही उपयोगी होगा। और एसए तो फ्री पढ़ा रहे हैं, हर संडे को एसए है। मुझे नहीं लगता है कि अंडर द स्काई कोई भी टॉपिक होगा जिसपे एसए सेशन ना हो। हाँ प्लीज बोलो। मैंने सर आपको सिर्फ सुना है, प्रॉपर सुना था, और मैं क्वेश्चन कभी नहीं करता, एक्सप्रेशन में भी नहीं किया,
और मैं चाह रहा हूँ कि इस बार सर आरओ का टेस्ट सीरीज चलाएं और पीसीएस मेंस का भी टेस्ट सीरीज चलाएं। पीसीएस मेंस का तो चलेगा ही, अग्नि परीक्षा नाम ही उसका, वो तो रहेगा ही अग्नि परीक्षा, लेकिन अभी हाँ क्योंकि पीटी का स्कोर सर अच्छा हुआ है, मेरा 105 बैठा है, तो मुझे लग रहा है कि डाउट तो है नहीं कुछ। टॉपर बनो अपने एडमित्रे से टॉप 10 में, जब तक 1-2 लोग आएंगे नहीं तब तक ये जो सत्याग्रह है ना कि जो मिस गाइडेंस की विरुद्ध, वो होगा, पूरा नहीं होगा सपना। कम से कम टॉप 10 में आना पड़ेगा 1-2 लोगों को। ये बकवास रैंक के साथ में सत्याग्रह नहीं पूरा होगा, इसलिए मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम लोगों को बुरा लग रहा होगा, आई मे साउंड बैड, बट टॉप करने के सिवाय कोई काम नहीं चलेगा। मुझे कोई संतुष्टि नहीं होगी अगर तुम सबसे निचले रैंक पे आओगे। मैं चाहता हूँ तुम टॉप करो, टॉप से नीचे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना? तो करो। टैलेंट प्लस प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू परफॉर्मेंस। टैलेंट आपके पास है, प्लेटफॉर्म यहाँ दे रहा है। श्रेय, बहुत तारीफ चल रही थी, नींद आ रही होगी तुम्हें, बट ये तुम्हारी भी तारीफ। हाँ सर, मेरी आवाज आ बोलो रही है? सूरज भैया बोलो। सर ये कह रहा हूँ कि सर मेंस उसके बाद फ्री के चक्कर में मतलब 6-7 महीने से मैं पेपर तो पढ़ रहा हूँ, बट पेपर पढ़ने से मैं लगता है सर इसको नोट डाउन कर रहा हूँ, ये वर्डिंग अच्छी है, बट ये करने के चक्कर में फिर 40 मिनट की जगह 2 घंटे का पेपर हो जाएगा। इसलिए सर मैंने हमेशा पेपर ऊपर ऊपर ही पढ़ा है, बट वो जो मैंने छोड़ दिया जो मैं कर सकता था, अभी मेन से पहले कुछ ऐसा हैक है जिससे मतलब कीवर्ड्स ऐसे जो पेपर वगैरह में आते हैं जो बहुत अच्छे, मतलब वो कहीं से मिल जाए, वो मुझे पता है सर उसमें मैक्सिमम चीजें होंगी और मतलब हमारे नोट्स में जो कि पिछली बार भी थी, बट एक वो अंदर से रहता है ना कि वो कर सकता था मैं, पर वो मैं नहीं कर पाया। उसके लिए सर अगर हो सकता। क्या बोलूं, मतलब मैं समझ ही नहीं पाया आपका सवाल, मेरा ध्यान कहीं और था। फिर से रिपीट करोगे? ऐसा होता है आपके साथ कि आप कई बार सवाल समझ नहीं पाते हैं कि आपका ध्यान कहीं और होता है? ऐसा होता है? तो प्लीज। ये सर कभी-कभी क्लास में भी आप पढ़ाते रहते हो, ध्यान कहीं और रहता है। हाँ तो फिर शॉर्ट में 1.5 लाइन में सवाल अगर रिपीट कर दोगे तो मैं अच्छा जवाब दूंगा, सही जवाब, सटीक जवाब, 1.5 लाइन में बोलो। सर पेपर के बहुत सारी चीजें हम पढ़ते समय नोट कर सकते, नहीं कर पाते, उसको कैसे कंपनसेट करें? अच्छा, न्यूज़पेपर की बहुत सारी, पेपर क्यों बोल रहे हो तुम? न्यूज़पेपर होता है, मेल क्यों बोल रहे हो? ईमेल बोलो, ठीक है। तो पहली चीज तो तुम कम्युनिकेशन में सुधार करो। इंटरव्यू देने जा रहे हो, तुम्हारा पक्का मेंस हो रहा है, ठीक है, मैं तुम्हें जानता हूँ, पिछले 6-7 महीनों से दे रहे हो, ठीक है। तुम्हारा बिहार का रिजल्ट आया मेंस का? नहीं सर, कोई इलेक्शन है ना, कोई बात आराम से नहीं, इलेक्शन के बाद हमें सिलेक्शन होगा। लगता है चलो, इंटरव्यू। अब न्यूज़पेपर की जहां तक बात है, तो पहली चीज तो मित्र ऐसे है कि न्यूज़पेपर मेरा पहला प्रेम है। तो जहां जहां कंटेंट देखते हो, न्यूज़पेपर हैविली ओरिएंटेड है, आर्गुमेंट्स वहां से निकालते हैं। चैट जीपीटी का खूब मिसयूज करते हैं, पूरे न्यूज़पेपर से 4 आर्गुमेंट निकलवाने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं। तो हम तो दे ही रहे हैं, लिंक्स भी लगा रहे हैं, ठीक। लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात मिल जाए जो दुनिया को ना पता हो, सिर्फ तुम्हें पता हो, तो अपने नोट्स में लिख लो ना। और ऐसी बातें दिन में 1 आध बार ही मिलती, ठीक है। तो घबराओ मत। बोलो मनीष जी, कुछ कहना चाहे? एनीवन एल्स? और मनीष जी बोलो भैया। मुझे लग रहा है कि जो पढ़ने लिखने वाला सवाल हो श्रेय से पूछ लो, और जो पढ़ने लिखने से अलावा वाला सवाल हो मुझसे पूछ लो। श्रेय यही वाला ठीक रहेगा फॉर्मूला, आई थिंक। हाँ नहीं, चलो अभी मैं नहीं सवाल लूंगा, श्रेय की तरफ मैं डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है। बोलो भैया। ओ गॉड, 11:30 बजे यूनिस सर के साथ मीटिंग थी। श्रेय, 11:30 बजे मीटिंग थी, और मुझे पहले ही कहा गया था कि मैं फ्री नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मेरी बहुत लंबी चलती। उन्होंने फोरम आईएएस भी ज्वाइन करके रखा है, कुछ अच्छे रोल में, वाजीराम में पढ़ाते ही थे, एडमित्रे में भी काम करेंगे। टाइम उनका कैसे मैनेज होगा उसी पे बातचीत थी। तो मैं चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी क्वेश्चन खत्म करो। श्रेय से पूछना हो तो आप बात जारी रख सकते हो, मुझे उनके साथ मीट करनी। बोलो कोई लास्ट 2-3 सवाल जो श्रेय बताएंगे, फास्ट। हेलो सर। जी सर, ये एसे में क्या जैसे हिंदी में लिख रहे हैं तो इंग्लिश से कुछ वर्ड डाल सकते हैं या पूरा हिंदी में ही लिखना होगा? तो मैंने हिंदी में लिखा नहीं। वैसे सर तो कहते हैं कि जो कीवर्ड है उसको इंग्लिश में लिख दीजिए, सर ही बताएंगे ये चीज। वैसे सर ऐसे भी क्वेश्चन है, वो तो उन्होंने बोला है कि देवनागरी में ही लिख सकते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदी में ही लिख दें। ये मैंने हिंदी में मैंने कभी दिया नहीं है ना, तो इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगा। ओके सर, ठीक है सर जो कहते हैं उसी को मान लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा जटिल हिंदी तो शायद सभी कोई नहीं समझ पाता ना।
सर आपसे ही क्वेश्चन था क्या ऐसे था भैया? रिलेटेड। हिंदी वाला कीवर्ड? सर हाँ सर, अगर जैसे ऐसे हिंदी में लिख रहा है तो उसमें इंग्लिश के अरे वर्ड्स ऑलरेडी डाल बोला है, सकते लेकिन हैं। इंग्लिश का वर्ड रोमन में नहीं डालना है, देवनागरी में डालना है। जैसे मान लो रोमांटिक है, ठीक, तो उसको स्वच्छंदता नहीं लिखना है। रोमांटिसिज्म है, कोई साहित्य वाला निबंध है तो उसको रोमांटिसिज्म लिखो, स्वच्छंदता लिखने की जरूरत नहीं। या कोई वर्ड मान लो कि है ऑब्जेक्टिव सौंदर्य, तो उसको हम वस्तुनिष्ठ सौंदर्य अगर नहीं लिख पा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी सौंदर्य लिखते हैं, चलता है। या कोई कविता है मान लो, या कोई लाइन है, कीट्स की है, शेक्सपियर की है, किसी की भी है, तो उसको देवनागरी में लिख दो, उसको अंग्रेजी वाली लाइन को। कुल मिलाकर के अंग्रेजी वर्ड्स को रोमन में लिखने से बचो, देवनागरी में लिखो और काम चलाओ उससे। इटैलिक कर दो, या उसको अगर रोमन में कोई इतनी फेमस लाइन है, मान लो विजडम फाइंड द ट्रूथ लिखना है तो विजडम फाइंड द ट्रूथ लिखो रोमन में, फिर हिंदी में उसका मतलब समझा दो। बट सीधे सीधे परहेज करो, है ना, ऐसा है। एक आध जगह ही ऐसा हो पाएगा, बट उससे फ्लो प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है, आई थिंक दिस इज सो फॉर सेशन। श्रेय से अगर बात करनी हो तो कंटिन्यू रखो, मैं यूनिस सर के साथ जा रहा हूँ भैया, उनके साथ एजेंडा प्लान कर लेते हैं, उनके टाइम मैनेजमेंट। श्रेय नहीं लगता? हाँ प्लीज कंटिन्यू रखो जनता के बातचीत को। डाउट है किसी के पास?